हेलो गाइस, आई एम पीयूष और आपका स्वागत है मेरे चैनल कॉमर्स मैजिक पर। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी भाषा और साहित्य ए का की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो। देखो, ये एक वन शॉट वीडियो होने वाली है और इसके अंदर से आपका पूरा का पूरा पेपर आएगा। आपको जो पेपर है ना, वो इसी वीडियो के अंदर से छपेगा। ये वीडियो डी यू सोल के, एस ओ एल के और रेगुलर के और एन सी वैप के सब बच्चों के लिए होने वाली है। सोल, रेगुलर और एन सी वैप सबके लिए वीडियो होने वाली है, चाहे आप कोई से भी सेमेस्टर में हो, ठीक है ना। और देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर। सारा का सारा पेपर इसी के अंदर से आएगा, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। अगर आपको इसकी वन शॉट वीडियो चाहिए, अगर आपको इसके पीडीएफ नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको पीडीएफ नोट्स दे दूंगा। इससे पहले मैंने अपने चैनल पर और भी सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड करी है, उनमें वही सब आया है। उन वीडियो में मैंने वही कराया था जो आपके एग्जाम में आया था। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप अपने सब्जेक्ट के अपना क्वेश्चन पेपर उठाओ और मेरी वीडियो खोल के देखो, सारे के सारे वही क्वेश्चन है, ठीक है ना। बाकी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है हिंदी भाषा की विकास यात्रा आदिकाल से आधुनिक काल तक। देखो, इसमें हमें हिंदी भाषा की विकास यात्रा बतानी है, ठीक है ना, आदिकाल से आधुनिक काल तक। देखो, पहले हम समझेंगे कि यहाँ पर आके हम एक फ्लो चार्ट देखते हैं। देखो, इसमें क्या है, हिंदी भाषा की विकास यात्रा को उल्लेख कीजिए अथवा हिंदी भाषा की उद्भव का विश्लेषण कीजिए। ये इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आएगा। देखो, ये क्वेश्चन जो है ना, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होता है आपके एग्जाम में, तो आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। बाकी देखो, समझते हैं। आप पहले इस फ्लो चार्ट को देखो। यहाँ पर हमसे ना क्या पूछा है, हिंदी भाषा की विकास यात्रा। देखो, उससे पहले हम ये पढ़ते हैं। देखो, उसमें क्या बोल रहा है, भाषा किसी राष्ट्र की आत्मा होती है। जो भाषा होती है, लैंग्वेज, वो किसी भी नेशन की क्या होती है, आत्मा होती है, ठीक है ना। और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और ये भारत की एक समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा की वाहक है, ठीक है ना। हिंदी का विकास एक लंबी रोचक यात्रा। देखो, जो हिंदी का विकास है ना, वो कई हजार साल पुराना है। कहा जाता है कि 1000 साल पुराना है हमारा हिंदी का इतिहास। तो ये ना एक बहुत लंबी रोचक यात्रा है किसकी, हमारी हिंदी की। यह यात्रा वैदिक काल से प्रारंभ हुई थी। कहाँ से, वैदिक काल से प्रारंभ हुई थी और आज आधुनिक काल तक निरंतर क्या है, ये चलती ही जा रही है, ठीक है ना। हिंदी ने समय समय पर अपने रूप, शब्दकोश और व्याकरण को बदला। देखो, जो हिंदी है ना, उन्हें समय समय पर अपने रूप को बदला है, अपने शब्दकोश को बदला है। शब्दकोश मतलब जो उसके अंदर जो वर्ड होते हैं, जो मीनिंग होती है, जो अर्थ होता है, ठीक है ना। साथ में अपनी ग्रामर, अपनी व्याकरण को बदला है। शैली में परिवर्तन करते हुए जन जन की भाषा के रूप में ग्रहण किया है। देखो, जो हिंदी है ना, वो आज जन जन की भाषा बन चुकी है। जन जन की भाषा मतलब हमारे नेशन में, हमारे पूरे राष्ट्र के अंदर, भारत के अंदर ये जो लैंग्वेज है ना, एक बहुत कॉमन लैंग्वेज है जो हर कोई बोलता है, समझता है, और इसकी वजह से हम हर किसी से कम्युनिकेशन कर पाते हैं, ठीक है ना। देखो, हिंदी केवल भाषा नहीं है, ये हमारी पहचान, हमारी शान है, ठीक है, हमारी संस्कृति है हमारी हिंदी। देखो, आप इस फ्लो चार्ट को देखो और समझो, ठीक है ना। ये फ्लो चार्ट आपको बहुत हेल्प करेगा। देखो, पहले क्या है, संस्कृति। जो हमारी हिंदी की जो स्टार्टिंग है ना, वो संस्कृत से हुई है, ठीक है ना। कहाँ से हुई है, संस्कृत से। फिर ये प्राकृत तक चली, फिर ये आई अपभ्रंश तक। देखो, अपभ्रंश, और यहीं से क्या है, हिंदी की स्टार्टिंग हुई। अपभ्रंश जो थी ना, वो सिमिलर हिंदी की तरह थी। अपभ्रंश के बाद हमारी हिंदी की स्टार्टिंग हुई, ठीक है ना। हिंदी, उसके बाद फिर ये आधुनिक काल में आई और फिर ये समकालीन हिंदी में आई, ठीक है ना। यहाँ पे वैज्ञानिक तकनीक और वैश्विक स्तर पे क्या है, इसकी प्रतिष्ठा भाषा बनी। अब देखो, हिंदी विकास यात्रा की 4 प्रमुख कालखंड है। देखो, यहाँ से हम पढ़ते हैं पहले, ये यहाँ से देखो, एक मिनट। हाँ, देखो, जो हिंदी की स्टार्टिंग है ना, वो संस्कृत से क्या है, संस्कृत से स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना। ये हिंदी के उद्देश्य प्रारंभिक अवस्था थी। देखो, जो संस्कृत से हमारी हिंदी स्टार्ट हुई थी आदिकाल में। कहाँ पे, आदिकाल में। आदिकाल इसका प्रथम स्टेज है, फिर इसका मध्यकाल है, फिर इसका आधुनिक काल और फिर है इसका समाकालीन काल, ठीक है ना। आधुनिक काल पढ़ते हैं। आधुनिक काल में क्या था, संस्कृत से उपरंश तक, जो हमारी हिंदी लैंग्वेज थी ना, वो संस्कृत से उपरंश तक आई थी। देखो, ये हिंदी के क्या है, उद्भव का प्रारंभिक अवस्था थी। देखो, इस समय क्या है, हमारी जो हिंदी थी ना, वो धीरे धीरे उभर रही थी। हिंदी इस समय आदिकाल में ना, हिंदी की कोई खुद की ग्रामर नहीं थी। मतलब कि हिंदी क्या थी, इतनी ज़्यादा ना फेमस थी ना, उसकी इतनी ज़्यादा, उसकी जो व्याकरण थी ना, वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। वो व्याकरण मतलब होता है किसी भी जो किसी भी लैंग्वेज हो, हर लैंग्वेज की एक व्याकरण होती है। व्याकरण मतलब कि इस लैंग्वेज को किस नियम से बोला जाएगा, इसकी बोली किस तरह से बोली जाएगी, वो नियम जो है ना, वो व्याकरण बताता है। तो जो नियम, जो हमारी व्याकरण थी ना हिंदी की, वो भी इतनी अच्छे से विकसित नहीं हुई थी, ठीक है ना। इस काल में संस्कृत प्रमुख भाषा थी। देखो, इस काल में ना क्या थी, संस्कृत बहुत प्रमुख भाषा थी, जिसे हम देववाणी कहा जाता है। देखो, संस्कृत बहुत प्रमुख थी, पर एक दिक्कत थी, संस्कृत जो थी ना, वो हर कोई बोल नहीं पाता था उसे ना। एक तो उस समय आदिकाल में जो हमारे निम्न वर्ग के लोग होते हैं, जो नीचे जाति के लोग होते हैं, उनको संस्कृत पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। जो संस्कृत जो थी ना, वो अमीर लोगों के, पंडित लोगों के, वही पढ़ते थे। और उसके बाद ये एक बहुत ज़्यादा कठिन लैंग्वेज थी, तो सब लोग नहीं पढ़ पाते थे। उस समय ये फेमस तो थी, प्रमुख भाषा तो थी, फेमस नहीं थी, प्रमुख भाषा थी कि यही बोली जाती थी, पर काफ़ी सारे लोगों को इसका ज्ञान नहीं था। अब देखो, संस्कृत काफ़ी हार्ड है। अब संस्कृत से प्रत्येक भाषाओं का विकास हुआ है। देखो, संस्कृत से ही सब भाषा का विकास हुआ है। प्रत्येक भाषा की जो जनधारणा है ना, संस्कृत बोली जाती है। देखो, प्रकृत में उपरंश भाषा का जन्म हुआ। देखो, प्रकृत से उपरंश भाषा का जन्म हुआ और उपरंश से ही क्या है, हमारी भाषा का जन्म हुआ है, ठीक है ना। लोक भाषा का सरल और परिवर्तन रूप था, जिससे आगे चलकर हिंदी का विकास हुआ। इससे क्या, उपरंश से क्या है, हिंदी का विकास हुआ। प्रमुख उपरंश भाषा, देखो यहाँ से आप पढ़ो।
अब देखो हमारा आता है मध्यकाल। अब देखो जो मध्यकाल आया, इसमें क्या है, इस मध्यकाल के अंदर हमारे देखो भक्ति काल और रीत काल आता है। पहले हमारे देखो इसके अंदर वीर गाथा काल आता है। वीर गाथा काल वो काल होता है जिसके अंदर क्या है, जो हमारे, हाँ, हमारे जो हमारे कवि जो थे ना, वो सारे के सारे क्या है, उनने वीर गाथा लिखी थी, जो भी समय के राजा महाराजा होते थे। फिर भक्ति काल आया, जब हमारे सारे कवियों ने मिलकर क्या है, भक्ति आंदोलन करा, ठीक है ना। भक्ति को क्या है, भक्ति के अंदर से पाखंड को निकाल कर एक सच्ची भक्ति के मार्ग पर लोगों को लेकर गए, ठीक है ना। भक्ति के बारे में प्रचार प्रसार करा हमारे कितने कवियों ने, ठीक है। कवियों ने, संत ने, हमारी कावित्रियों ने, ठीक है ना। हमारे रैदास कबीर जी हो गए, हमारे बिहारी जी हो गए, हमारी हमारी मीराबाई हो गई। इन सब ने क्या है, बढ़ चढ़ के क्या है, भक्ति आंदोलन में हिस्सा लिया और भक्ति आंदोलन को क्या है, पूरे देश में फैलाया, जिससे क्या है, भक्ति के बारे में सबको पता लगा। और आपको पता है भक्ति की स्टार्टिंग कहाँ से, दक्षिण से हुई थी, दक्षिण भारत से स्टार्ट होकर ये उत्तर भारत तक आई थी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। फिर हमारा रीत काल आया, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें हिंदी विकसित हुई। देखो इस काल में क्या है, जो हमारे भक्ति आंदोलन चला था ना, तो उस समय जो क्षेत्रीय भाषा होती थी ना, उन सब में क्या है, हमारे कवियों ने ना भक्ति आंदोलन करा था। जैसे अवधी हो गई, ठीक है ना, इन सब भाषा में, ठीक है। अब देखो वीर गाथा काल, इस काल में राजाओं और वीरों की क्या है, गाथाएं लिखी जाती थी। जो भी हमारे राजा थे ना, उनकी गाथाएं लिखी जाती थी। भाषा में ओज, वीरता और शौर्य का क्या है, वर्णन प्रमुख था। प्रमुख रचनाएं पृथ्वीराज, रसो और अलखंड थे। अब देखो हम भक्ति काल में आते हैं। इस काल में क्या है, संतों और कवियों ने क्या है, लोक भाषा में भक्ति, प्रेम और आध्यात्मिकता का क्या संदेश दिया था। इस भाषा को साधु भाषा भी कहा जाता था। इस भाषा को क्या है, जिस समय उनने भक्ति आंदोलन छेड़ा था, जिस समय उनने भाषा का यूज़ करा था, उस भाषा को साधु भाषा कहा जाता है। और देखो इसके प्रमुख कवि कौन थे, हमारे कबीर जी थे, तुलसीदास थे, सूरदास थी, हमारी मीराबाई थी, हमारी रहीम थे, और हमारे क्या है, जैसी आदि थे, ठीक है। अब हमारा आता है रीत काल। इस काल में क्या है, श्रृंगार रस और नायिका भेद का क्या है, वर्णन करा जाता है। श्रृंगार रस, देखो श्रृंगार रस का मतलब हुआ प्रकृति का श्रृंगार हो रहा है या नायिका का श्रृंगार हो रहा है, ठीक है ना। इसका क्या है, वर्णन करा जाता है। और इसमें क्या है, ब्रजभाषा प्रमुख थी, और कवि और इसके जो प्रमुख कवि थे वो बिहारी जी थे, भूषण जी थे, देव थे, और खागन थे, खनानंद थे आदि। ये सब क्या है, इस समय के प्रमुख कवि थे, ठीक है। अब देखो फिर हमारा आया आधुनिक काल। अब आधुनिक काल में क्या है, हिंदी की जो हिंदी थी ना, वो उसका निर्माण, मतलब कि हिंदी अब काफ़ी अच्छी हो चुकी थी, उसकी व्याकरण बन चुकी थी। अब मध्यकाल में तो इतनी अच्छी नहीं थी, पर जब आधुनिक काल आते आते क्या है, हिंदी अब हिंदी जो थी ना, वो अपने आप में क्या एक प्रॉपर लैंग्वेज बन चुकी थी, उसकी प्रॉपर क्या है, एक व्याकरण बन चुकी थी, ठीक है ना। आगे हम एक और इसका पार्ट है, इस पीपीटी में, इस पेज में हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना, किस तरह से विकसित हुई। यहाँ से आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा, जिससे क्या है, आप अच्छा खासा कंटेंट अपने एग्जाम में लिख कर आ जाओगे। क्योंकि देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, अच्छा खासे नंबर का आता है, तो आपको इसके अंदर लिख कर आना ही होगा, ठीक है ना। अच्छा खासा देखो इसके अंदर क्या, आधुनिक काल के अंदर इस समय क्या है, खड़ी बोली का विकास होता है। किसका हुआ था, खड़ी बोली का विकास होता है। देखो एक बात और, अगर आपको ये डेट याद हो रही है तो देखो आप कर दो डेट याद। अगर आपको ये डेट नहीं याद हो रही है ना, तो बिल्कुल भी आप डेट याद मत करो, बस आप आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर हाँ जी, जो बच्चा डेट याद कर लेता है, देखो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, याद कर दो, बहुत अच्छा है, ठीक है ना। और वैसे भी ज़्यादा याद करने में कुछ है नहीं, और नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत मतलब, कोई टेंशन मतलब, बस क्या है, अच्छे से ये काल याद करो, और उसके बारे में जो भी लिखा है कंटेंट वो अच्छे से पढ़ लो, ठीक है ना। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस काल में क्या है, हिंदी के आधुनिक स्वरूप का निर्माण हुआ, ठीक है ना। खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ, और क्या है, यह गद्य लेखन की भाषा बनी। अब देखो इसके अंदर हमारा आता है 3 युग। पहले हमारा आता है भारत हिंदू युग, जो कब से 1850 से 1900 तक चला। इसमें हिंदी क्या है, नवजागरण आरंभ हुआ, ठीक है। फिर हमारा आता है द्विवेदी युग। इसमें क्या है, भाषा शुद्ध हुई, जो हमारी हिंदी भाषा है ना, वो काफ़ी ज़्यादा शुद्ध हुई। उसके अंदर से काफ़ी कठिन कठिन शब्दों को मतलब कि सरल भाषा में बताया गया, सरल हुई, और राष्ट्र जागरण की भाषा बनी हमारी हिंदी, ठीक है। फिर हमारा आता है छायावाद युग। इसमें क्या है, काव्य और भावुकता, सौंदर्य और मानवता की प्रधानता रही। देखो प्रमुख लेखक कौन थे इसके, भारत हिंदू हरिश्चंद्र थे, है ना, महावीर प्रसाद थे, द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्ता जी थे, हमारे प्रेमचंद थे। प्रेमचंद देखो बहुत ज़्यादा क्या है, मेन है। जयशंकर प्रसाद थे, निराला थे, महादेवी वर्मा आदि थी। महादेवी वर्मा की आपने कविता पढ़ी होंगी, बहुत अच्छी कविता महादेवी वर्मा की, और प्रेमचंद की भी, ठीक है। अब देखो ये हमारा था समकालीन। देखो जब क्या है, हमारा जो भारत है ना, स्वतंत्र हुआ 1947 की बात। इसमें क्या है, हिंदी की एक अलग पहचान बन चुकी थी, और हिंदी ना पूर्ण तरीके से क्या है, विकसित हो चुकी थी, ठीक है ना। अब हिंदी को किसी और लैंग्वेज की, किसी और भाषा के शब्दकोश की ज़रूरत नहीं हुई थी, ठीक है ना। इस समय क्या है, हिंदी प्रॉपर एक बहुत अच्छी लैंग्वेज बन चुकी थी, ठीक है। उसकी व्याकरण बहुत अच्छे से विकसित हो चुकी थी इस समय, ठीक है ना। और देखो आधुनिक काल से ही हमारी जो हिंदी ना, वो विकसित हो चुकी थी, ठीक है। और जब स्वतंत्रता की बात, तो हिंदी ने एक नई रफ्तार पकड़ लिया। अब हिंदी में हमारे बहुत सारी चीज़ें आने लगी, ठीक है।
देखो इस काल में क्या है, हिंदी का विस्तार और वैश्विक सक्रिय रूप से सक्रियता काल है। क्या कहते हैं, हिंदी भारत की राजभाषा बनी। और देखो जो हिंदी थी ना उसे भारत की राजभाषा बनाया गया। देखो राष्ट्रभाषा और राजभाषा इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। आप सब मुझे बताओगे कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है, ठीक है ना। जो भी बच्चा वीडियो को देख रहा है वो मुझे ज़रूर बताएगा कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है हमारी। और मैं आपको एक बात बता दूँ, जो हमारी हिंदी है ना वो संवैधानिक रूप से हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, पर हाँ जो हिंदी है वो हमारी संवैधानिक रूप से क्या है, राजभाषा है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, राजभाषा अलग होती है और राष्ट्रभाषा अलग होती है। हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, ओनली क्या है, राजभाषा है, ठीक है। और हाँ राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, सब बच्चे बताओगे, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और क्या है, देखो संविधान का जो आर्टिकल 343 है उसके तहत क्या है, हमारी राजभाषा बनी क्या है, हमारी हिंदी, ठीक है। और राजभाषा क्या होती है, देखो राजभाषा वो भाषा होती है जो हमारे जितने भी कानूनी काम होता है ना, जितने भी हमारी कानूनी दस्तावेज काम होंगे ना उन सब में हिंदी का यूज़ होगा। चाहे हमारे सिविल सर्विसेज में कोई काम हो, चाहे हमारे कोर्ट करे, चाहे हमारा कोई नोटिस निकले, मतलब जितना भी सरकारी काम काज होगा वो सारा का सारा क्या है, हिंदी लैंग्वेज में होगा। इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा। और जितने भी हमें फॉर्म मिलता है ना भरने के लिए, कुछ भी काम कराना हो तो वो सारा हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, क्योंकि हिंदी हमारी राजभाषा है, ठीक है। अब देखो विज्ञान, तकनीक और प्रशासन, शिक्षा, व्यापार, मीडिया और सिनेमा, इंटरनेट आदि में क्या है, हिंदी का व्यापक प्रयोग हुआ, ठीक है। हिंदी का रूपरेख बहुत, मतलब ये आदिकाल में ना, स्वतंत्रता के बाद क्या है, हिंदी एक नेक्स्ट लेवल पे ही पहुंच चुकी थी, ठीक है ना। हिंदी का प्रचार प्रसार जोरों शोरों से हर जगह हो रहा था, मीडिया के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से और टीवी के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम एक और चीज़ पढ़ते हैं। देखो इसकी व्याकरण, उसके शब्दकोश कैसे रहे। देखो आदिकाल में क्या है ना, जो हिंदी थी ना, हिंदी भाषा क्या थी, सरल थी, ठीक है ना। और वीर रस प्रधान थी, ठीक है ना। इसकी जो व्याकरण थी ना पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थी, आपको मैंने बताया आदिकाल में विकसित नहीं हुई थी, ठीक है ना। शब्द रूप में क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती थी, हर क्षेत्र में अलग अलग शब्द बोले जाते थे, ठीक है ना, एक ही मीनिंग के। देखो अब से उपसर्ग, देखो संस्कृत और उपभ्रंश से क्या है आए हुए क्या कहता है उपसर्ग, ये सब इसके अंदर थे, जैसे कि प्र सो। देखो आप ये लिख कर आना एग्जाम्पल, ठीक है ना। और प्रमुख विशेषता की थी, इसके अंदर वीर गाथाओं की रचना थी और सरल और प्रभावशाली भाषा थी। अब देखो हम आते हैं अपने भक्ति काल में। देखो भक्ति काल आपको पता है, आधुनिक काल के अंदर हमारी भक्ति काल और हमारे भक्ति काल और रीत काल आता है ना, ठीक है ना। अब देखो आधुनिक काल के अंदर क्या हुआ, सॉरी आधुनिक काल नहीं, एक मिनट, मध्यकाल के अंदर, ठीक है ना। मध्यकाल के अंदर हमारे भक्ति काल आते हैं। देखो भक्ति काल के अंदर क्या थी, जो हमारी भाषा थी ना वो अत्यंत सरल और मधुर बनी, ठीक है ना। इसके अंदर देखो ब्रज भाषा, अभी भक्ति काल के अंदर जो भी हमारे कवि थे ना वो ब्रज भाषा, देखो जो कवि जिस क्षेत्र का था ना वो उस क्षेत्र में क्या है, अपने उपन्यास, अपनी लोक कथा हैं, ये सब क्या है प्रचार प्रसार कर रहे थे भक्ति आंदोलन में, ठीक है ना। तो ब्रज भाषा, अवधि है ना, इन सबका क्या व्यापक प्रयोग हुआ। देखो व्याकरण क्या थी, इस समय अधिक व्यवस्थित हुई। देखो थोड़ी बहुत मध्य आधुनिक काल से थोड़ी बहुत अच्छी हो गई थी हमारी व्याकरण, ठीक है ना। और लोक भाषा के अनुसार व्याकरण का प्रयोग हुआ, ठीक है। पर अभी इतनी अच्छी हमारी व्याकरण नहीं थी, ठीक है। अब देखो हमारे थे रीत काल में क्या है, ब्रज भाषा का संवैधानिक प्रभाव हुआ, ठीक है। और व्याकरण कैसी थी, इसमें थोड़ी अधिक और अच्छी हो गई थी। अब हमारा था आधुनिक काल। आधुनिक काल, देखो आधुनिक काल को हम कह सकते हैं स्वतंत्रता वाला काल, उससे बाद वाला काल। देखो इसमें क्या है, हमारी व्याकरण, हमारी हिंदी बहुत अच्छी हो गई थी, ठीक है। हिंदी में अब अंग्रेजी, उर्दू आदि के शब्द का समावेश हो गया। देखो इस समय क्या हुआ था हमारा ना, हमारी हिंदी के अंदर ना अंग्रेजी शब्द और उर्दू आदि के शब्द समावेश हो गए थे। क्यों हो गए थे, इस समय क्या था, हमारे जो भारत था ना उस पर मुगलों ने शासन कर लिया था। अब जब मुगलों ने शासन कर लिया था तो कुछ मुगल शब्द हमारे इसमें आ गए थे, ठीक है ना, किसके अंदर, हमारी हिंदी के अंदर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन के अंदर और कुछ नहीं था, ये था। अब देखो यहाँ से आप ये फ्लो चार्ट पढ़ सकते हो। आदिकाल में क्या था, वीर रस, ठीक है ना, सरल मधुमेह, है ना, ब्रज भाषा और खड़ी बोली और सरल। आधुनिक काल में, ठीक है ना, व्याकरण क्या थी, इसकी अव्यवस्थित थी, थोड़ी व्यवस्थित हो गई, थोड़ी प्रकाशित होने लगी थी, उसमें क्या है मान्यता बहुत अच्छी हो गई थी। शब्दकोश आप यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आएंगे। अब देखो हिंदी भाषा का विकास क्रम कैसे रहा, यहाँ से पढ़ लेना। यहाँ पे फ्लो चार्ट की तरह आपको दे रखा है, जैसे आपको अच्छे से समझ आ रहा हो। देखो फ्लो चार्ट दे रखा है, फ्लो चार्ट मैंने इसलिए दे रखा है क्योंकि देखो मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ फ्लो चार्ट आपको बनाकर आना है। देखो अभी आप सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हो, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो आपको फ्लो चार्ट ना मस्ट बनाकर आना है, ठीक है। क्योंकि देखो फ्लो चार्ट से क्या है ना, एग्जामिनर को पता लगता है कि आपको इस आंसर के बारे में पता है। और देखो आपसे आपके 10th-12th बोर्ड में भी कहा होगा टीचरों ने कि फ्लो चार्ट बना के आया करो, पर देखो कॉलेज के अंदर ना फ्लो चार्ट बनाना मस्ट होता है। अगर आप फ्लो चार्ट बनाओगे ना तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि देखो फ्लो चार्ट से क्या है, टीचर को पता लगेगा कि आपको इसका आंसर की अच्छी खासी नॉलेज है। साथ में देखो ग्रेजुएशन के अंदर आप आ चुके हो, तो अब जो है ना
आपको आंसर की लेंथ ना बहुत बड़ी बड़ी लिखनी पड़ेगी, बहुत बड़ी बड़ी, इसलिए मैंने देखो इस आंसर को इतना बड़ा आपको प्रोवाइड कराया था, ठीक है ना। और कुछ बात नहीं थी, नहीं तो मैं आपको आराम से थोड़ा बहुत मतलब कि आपको एक इसका एक निष्कर्ष आपको बता सकता था, पर नहीं, मैंने आपको इस आंसर को फुल फ्लैश आपको कराया था ताकि आप अच्छे से लिख सको, ठीक है। अब देखो फ्लो चार्ट देखो आपको बनाकर आना है, क्योंकि आप देखो फ्लो चार्ट बनाओगे तो आपका जो आंसर है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव लगेगा। एग्जामिनर को पता लगेगा कि बच्चे को ना इस आंसर की प्रॉपर क्या है, नॉलेज है। साथ के साथ अगर आप फ्लो चार्ट बनाओगे ना तो आपके क्वेश्चन की लेंथ जो आपके सॉरी आंसर की जो लेंथ है ना बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए आपको फ्लो चार्ट बना कर आना है। और देखो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले आप सब्सक्राइब कर दो, मेरा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर्स का, प्लीज़ पूरा करा दो फटाफट से, आप सबके सब सब्सक्राइब करो ताकि आपको सारे के सारे नोट्स जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए और आपको आगे और ऐसे सब्जेक्ट की वीडियो मिलती रहे, ठीक है ना। बाकी देखो पूरा पेपर इसी के अंदर छपेगा, कुछ भी बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, देखो थोड़ा वीडियो में ना मैं थोड़ा फास्ट बोलूँगा, बिकॉज देखो ये जो सब्जेक्ट है ना इसके अंदर आपका बहुत सारा सिलेबस है, ठीक है। और इसके जो क्वेश्चन है ना मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक करे तो उसमें ना मेरे को मैंने सारे के सारे कॉमन क्वेश्चन ढूंढे, तो थोड़े क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा है इसके अंदर, ताकि क्या है कि आपका कुछ छूटे ना। तो अगर मैं सब क्वेश्चन एकदम बहुत डिटेल से अच्छे से कराऊंगा ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं आपको क्वेश्चन सारे डिटेल से ही कराऊंगा, पर क्या कि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल के कराऊंगा, ठीक है ना। आप क्वेश्चन की चिंता मत करो, पूरे डिटेल से सारे क्वेश्चन कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि सारा का सारा पेपर इसी में से छपेगा, कुछ भी बाहर से नहीं आएगा। पर मैं थोड़ा थोड़ा फास्ट बोलूँगा, ठीक है ना। अच्छा स्टार्ट करें। देखो अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन में हमें राष्ट्रभाषा के स्वरूप और उसकी विशेषता पर प्रकाश डालना है। देखो राष्ट्रभाषा के स्वरूप और उसकी विशेषता पर प्रकाश डालना है। देखो राष्ट्रभाषा हमारी क्या है, देखो राजभाषा तो हमारी हिंदी है, राष्ट्रभाषा को भी हम हिंदी ही कहते हैं, पर देखो संवैधानिक रूप से हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है ना। देखो हिंदी भाषा, इसमें मेनली हमसे हिंदी भाषा के बारे में पूछा, ठीक है ना। देखो हिंदी केवल भाषा नहीं है, ये हमारी पहचान और हमारी शान है। देखो जो हिंदी किसी एक मिनट, हाँ देखो भाषा किसी भी राष्ट्र की क्या है, आत्मा होती है। भाषा केवल विचार के आदान प्रदान का समाधान नहीं है, बल्कि संस्कृति परंपरा और मानवता भावनाओं और राष्ट्रीय स्मृति की वाहक होती है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, विविधतापूर्ण देश मतलब यहाँ पे अलग अलग जातियों के अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है ना, के देश में राष्ट्रभाषा की सलकल्पना का एक नहीं ये प्रोनाउंस एक मिनट कल्याण का विषय महत्व है। हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में विशेष स्वीकार किया गया है, क्योंकि यह भाषा जो है ना बहुसंख्यक भारतीयों की क्या भाषा है, सरल है और राष्ट्रीय एकता की प्रतीक है। इसलिए हम जो हमारी हिंदी है ना इसको हम क्या है, राष्ट्रभाषा कहते हैं। पर संवैधानिक रूप से हमारी हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है, इसे सिर्फ राजभाषा का दर्जा मिला है। राष्ट्रभाषा अर्थ और स्वरूप, देखो राष्ट्रभाषा का अर्थ और स्वरूप क्या होता है। पहला देखो हिंदी भाषा की विकास यात्रा, यहाँ से आप ये फ्लो चार्ट है आप देख सकते हो, आपका मन हो तो बना के आना इस क्वेश्चन में, नहीं तो ये जो फ्लो चार्ट है ना आपको पहले क्वेश्चन के अंदर बनाकर आना। देखो राष्ट्रभाषा का तात्पर्य है उस भाषा से जो पूरे राष्ट्र की भावनाओं और विचारों को क्या है, जोड़ती है। यह देश की एकता और अखंडता और संस्कृति की चेतना वाहक होती है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में एक स्वीकृत की गई, क्योंकि ये क्या है, यह बहुसंख्यक जनता द्वारा बोली जाती है, ये सरल और सहज होती है, ये भारत की संस्कृति और मूल्य को होती है, यह विभिन्न भाषा और बोलने की क्या आत्मा होती है, ये राष्ट्र एकता सामाजिक समानता क्या है प्रकृति होती है। देखो राष्ट्रभाषा की विशेषता, ये जन भाषाएं बोली जाती है, सब लोग इसे बोलते हैं, सरल और सहज होती है, ठीक है, और वैज्ञानिक लिपि में होती है, संस्कृति की चेतना होती है, हमारी राष्ट्र एकता की प्रतीक होती है, और प्रकृति आधुनिक की भाषा होती है, और अभिव्यक्ति की समृद्धि होती है, ठीक है। आप यहाँ से पढ़ लेना। अब देखो राष्ट्रभाषा, यहाँ पर आपको फ्लो चार्ट दे रखा है, आपको इस तरह से फ्लो चार्ट बनाकर आना है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का फ्लो चार्ट आपको यह है, आपको याद कर लेना है, ये आपको बनाकर ही आना है, ठीक है ना। फ्लो चार्ट मैंने आपको हर क्वेश्चन में फ्लो चार्ट प्रोवाइड करा है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि मैं फ्लो चार्ट कैसे बनाऊंगा, ठीक है। अब देखो राष्ट्रीय के रूप में हिंदी का महत्व, अब देखो हमारी राष्ट्रीय के रूप में हिंदी का महत्व क्या है। देखो जो हमारी हिंदी है ना यह देश की क्या है, यह देश के करोड़ों लोगों के बीच एक संपोषण का एक शासक माध्यम है। ये जो हमारी हिंदी है ना ये कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा माध्यम हमारे देश के अंदर, शिक्षा प्रशासन और न्याय व्यवस्था में हिंदी का प्रयोग से क्या है, जनसाधारण में सुविधा होती है, ठीक है ना। इससे क्या हिंदी से हर किसी को सुविधा होती है, ये हर कोई समझ सकता है, ये लोकतंत्र को मजबूत, देखो जो हमारी हिंदी है ना वो लोकतंत्र को मजबूत करती है, क्योंकि जनता की भाषा में संवाद स्थापित होता है इससे, जो जनता की भाषा है। और ये क्या, ये राष्ट्रीय भावना और एकता का अखंडता को बढ़ावा देती है। जो हमारी हिंदी है ना ये राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा देती है, और यह जो विदेशी भाषाओं पर नियंत्रण करती निर्भरता कम करती है। जो हमारी हिंदी है ना ये जो विदेशी भाषा है ना इस पर निर्भरता कम करती है, ठीक है। और ये क्या, ये भारत की संस्कृति पहचान का वैश्विक पटल और स्थापित करने की सहायता देती है। देखो हिंदी जो है ना वो विश्व को जोड़ने का काम करती है। अब देखो नेक्स्ट आ गया हमारा
समाधान और भविष्य की दिशा। देखो हिंदी को आधुनिक ज्ञान विज्ञान तकनीकी और उच्च शिक्षा की भाषा बनाना होगा। देखो हिंदी जो है ना, काफ़ी लोग समझते हैं, काफ़ी लोग ना शर्माते हैं कि तुम्हें हमें हिंदी बोलने आती है, हमें इंग्लिश नहीं आती। सब लोग क्या है, इंग्लिश के पीछे भाग रहे हैं कि भाई हिंदी का तो कोई वो ही नहीं है, हिंदी से ना जॉब मिलेगी, ना हिंदी से क्या है कोई फ़ायदा है, हमको इंग्लिश सीखनी है, हमको या फिर कोई दूसरी लैंग्वेज सीखनी है, हिंदी से कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्या है, अगर हमें हिंदी को संरक्षण करके रखना है तो क्या है, हमें हिंदी को आधुनिक ज्ञान विज्ञान और तकनीकी क्या है उच्च शिक्षा प्रदान करनी होगी। देखो प्रशासन न्यायपालिका और शिक्षा में हिंदी के आधुनिक प्रयोग को बढ़ावा देना पड़ेगा, और क्या शुद्ध और सरल और प्रभावी हिंदी का प्रयोग करना और के लिए उत्साहित करना पड़ेगा लोगों को। जो हमारी यूथ है, जो अन्य भारतीय भाषा के साथ समन्वय और सहयोग स्थापित करना होगा। हिंदी में वैज्ञानिक तकनीक और साहित्यिक सामग्री उपलब्ध करानी होगी। देखो अभी हिंदी में ना काफ़ी सारी सामग्री, स्टडी मटेरियल हमें नहीं मिल पाता है, यूपीएससी का स्टडी मटेरियल हिंदी में नहीं मिल पाता है। और काफ़ी सारे जो हमारा साइंस स्ट्रीम का जो स्टडी मटेरियल हो गया, जो आके एमबीबीएस की पढ़ाई हो गई या फिर कोई भी अच्छी पढ़ाई होगी, उसका जो स्टडी मटेरियल, उसका जो हमारे पास क्या सामग्री वो हिंदी में नहीं मिल पाती है, ठीक है ना। और मीडिया सिनेमा और साहित्य और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर क्या हिंदी की रचनात्मक प्रयोग को बढ़ाना होगा, ठीक है। अब देखो हिंदी की सक्षम चुनौतियाँ क्या क्या हैं। देखो अंग्रेजी का बढ़ता प्रभाव, देखो आपको पता है ना, अंग्रेजी का बढ़ता प्रभाव की वजह से क्या हिंदी लोग शर्माते हैं बोलने में, कहते हैं सब बोलते हैं कि हिंदी आती है इसे जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है ना, इसे तो पढ़ना भी नहीं आता। अब हमारे देश की ये स्थिति हो चुकी है कि अगर किसी इंसान को हिंदी बोलने आती है तो लोग बोलते हैं कि इसे इंग्लिश बोलने नहीं आती, तो लोग बोलते हैं कि इसे बिल्कुल पढ़ना ही नहीं आता, ये अनपढ़ है। चाहे वो अपने हिंदी में, मैथ में, अपने और भी विषय में कितना भी ज़्यादा अच्छा हो, पर अगर उसे इंग्लिश नहीं आती तो उसे एकदम गधा ही समझा जाता है। ये स्थिति हो चुकी है आज हमारी सोसाइटी की, ठीक है। तो क्या है इसका मेन कारण क्या है, अंग्रेजी का बढ़ता प्रभाव। जिस तरह से हमारी इंग्लिश है ना, जिस तरह से वो बढ़ रही है, जिस तरह से उसका विकास हो रहा है, डेवलप हो रहा है, ये उसका ही कारण है। और तकनीक और उच्च शिक्षा की कमी, ठीक है ना। कुछ लोगों के द्वारा हिंदी को किसी भी एक क्षेत्र समुदाय की भाषा मानना, और शुद्ध और सरल हिंदी के स्थान पर मिश्रित और अशुद्ध हिंदी का प्रयोग होना, और भाषा मीडिया बाजार मीडिया और सोशल मीडिया पे गए अंग्रेजी का बढ़ता प्रभाव, बस यही है। आपको समझ में आएगा सेकंड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने और दूसरे क्वेश्चन पर। देखो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। देखो इसके अंदर क्या है, कबीर के दोहों के आधार पर उनकी भक्ति के स्वरूप पर प्रकाश डालना है। हमें कबीर के बारे में बताना है और उनकी क्या है, दोहों के आधार पर उनकी भक्ति भाव पर प्रकाश डालना है। देखो आपको बता दूं, जो हमारे कबीर जी है ना, एक मिनट, देखो हमारे कबीरदास जो है ना, वो मध्यकालीन निर्गुण भक्ति के एक सर्वश्रेष्ठ संत कवि है। निर्गुण भक्ति का मतलब होता है, जो हमारे कबीर जी थे ना, वो मानते थे कि भगवान का कोई आकार नहीं होता, भगवान किसी की कोख से जन्मे नहीं है, भगवान जो है ना वो हर जगह होता है, निराकार होते हैं। वो कहते थे कि अगर भगवान का कोई आकार नहीं है, ठीक है ना, कि भगवान की कहते हैं ना कि भगवान के 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, भगवान की कदकाठी ऐसी है, भगवान के, ठीक है ना, भगवान की आंखें ऐसी हैं। कबीर जी इन सब का विरोध करते थे, कहते थे कि भगवान जी का कोई भी रूप नहीं है और भगवान जी हर जगह बसते हैं, वो निराकार हैं। तो इसलिए कबीर जी को निर्गुण भक्ति का क्या है, संत कहा जाता है। तो आपको पता लगे निर्गुण भक्ति क्या होती है, एक निर्गुण भक्ति होती है, एक सद्गुण भक्ति होती है। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर भगवान का रूप है ना, क्या कैसा रूप है उनका, ये सब माना जाता है। पर निर्गुण भक्ति के अंदर क्या है, जो निर्गुण भक्ति के कवि होते हैं, संत होते हैं, वो कहते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, ठीक है, भगवान जो है वो निराकार हैं, ठीक है। और क्या है, हाँ, सरगुण भक्ति में क्या बोलते हैं कि भगवान जो है ना वो मंदिर में बसते हैं, ठीक है, मूर्तियों में बसते हैं। पर निर्गुण भक्ति में कहते हैं, निर्गुण भक्ति कभी कहते हैं कि भगवान ना मंदिर में बसते हैं और ना ही किसी मूर्ति में बसते हैं, जो भगवान है वो हमारे मन में बसते हैं। जो हमारे कबीर जी है ना, कबीर जी का भी यही मानना था। वो क्या थे, निर्गुण भक्ति कवि थे और उनका मानना यही था कि जो भगवान है वो कहाँ है, वो सबके मन में बसते हैं, ठीक है। अब देखो उनकी वाणी सरल थी, जो कबीर जी की वाणी सरल थी, सहज थी और जनभाषा में थी। कबीर ने अपने दोहों के माध्यम से ईश्वर की सच्ची भक्ति का मार्ग बताया। कबीर ने अपने दोहों के माध्यम से क्या है, ईश्वर की सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया। उनकी भक्ति में ना तो कर्मकांड थे, देखो वो किसी भी कर्मकांड को नहीं मानते थे, ना कि पाखंडों को। पाखंड मतलब क्या होता है, तिलक लगाना, भगवा कपड़े पहनना, माला जप करना, है ना, ये सब कर्मकांड होता है। हमारे जो कबीर जी तो बोलते थे कि हमें बस अपना मन शुद्ध रखना है, दूसरों के लिए प्रेम समर्पण की भावना रखनी है, ठीक है, और ईमानदारी से अपना काम करना है, जाति पाति का विरोध करना है, तभी हम भगवान की भक्ति कर पाएंगे। ये दिखावे से कुछ नहीं होता। उनकी भक्ति ना तो कर्मकांड ये बताते थे, को जाति पाति ऊंच नीच और पाखंडों को वो स्वीकार नहीं करते थे, ठीक है ना, अस्वीकार करते थे। देखो कबीर की भक्ति का मूल्य है, जो कबीर की भक्ति का मूल्य है निर्गुण निराकार राम की उपन्यास, ठीक है ना, उपासना, जो सबके
घट घट में क्या है विराजमान है। उनकी भक्ति ज्ञान प्रेम और समानता और आंतरिक समाधान का क्या है आंतरिक साधन पर क्या है निर्भर है। देखो कवि की भक्ति भावना का स्वरूप देखो आप यहाँ से ना, ये एक ऐसा फ्लो चार्ट है, आपको ये फ्लो चार्ट क्या है मस्ट है, आपको अपने एग्जाम में बनाकर ही आना है। देखो निर्गुण भक्ति थे ईश्वर की भक्ति, आंतरिक साधना, प्रेम और समर्पण, समानता और मानवता, और क्या पाखंड और कर्मकांडों का विरोध करते थे। ठीक है ना, ये बना के आओगे ना, आपको इस टीचर ये देखेगा तो आपको टीचर को पता लगेगा कि प्रॉपर आंसर की नॉलेज है इस बच्चे के अंदर, और वो आपके इस फ्लो चार्ट को देखकर ही आपका पूरा आंसर अच्छे से चेक करके आपको पूरे पूरे नंबर दे देगा। ठीक है, अब देखो कबीर का देखो यहाँ पे संक्षिप्त में परिचय दे रखा है। इनका जन्म लगभग 98 में हुआ था वाराणसी में। ठीक है, कबीर इनका जो काल था वो 14वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक। इनकी भाषा देख लेना, खड़ी बोली थी, लोक भाषा थी, प्रमुख रचना इनकी, ये सब आप यहाँ से पढ़ लो। ठीक है ना, क्या थी, साखी थी, संबंध थी, और रेमनी और बीजक थी। ये निर्गुण भक्ति के थे, मानवता और समानता और पाखंडों का क्या है आडंबरों का क्या है विरोध करते थे। देखो कबीर के दोहरों के आधार पर उनकी भक्ति भावना को दर्शाना है। देखो यहाँ पे मैंने आपको कुछ दोहरे दे रखे हैं, आप इनमें से कोई 2 दोहरे याद कर लेना और उसका अर्थ समझ आना। ठीक है ना, बस आपको वो 2 दोहरे और उसका अर्थ अच्छे से समझ आके आना है, बाकी आपको कबीर के बारे में लिख देना है। ठीक है, आपको प्रॉपर नंबर मिल जाएंगे। कोई भी आप 2 दोहरे याद कर लेना। यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे दोहरे दे रखे हैं। देखो कबीर सगुण रूपों से को छोड़कर निर्गुण निरंकार और अजीब ईश्वर की भक्ति करते थे। उनके लिए ईश्वर ना मंदिर में है और ना ही मस्जिद में है, वह तो हर कण कण में व्यक्त है। कबीर का मानना था वो हर कण कण में है। देखो उनका दोहरा है, मोको कहूँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे कैलाश में। देखो ना मैं मंदिर में, वो कहाँ ढूंढ रहे हैं भाई, कबीर जी कहते हैं मेरे को कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास हूँ, मतलब कि तुम्हारे मन में हूँ। ना मैं मस्जिद में हूँ, ना मैं मंदिर में हूँ, ना मैं काबे कैलाश में हूँ। और देखो एक बात और, जो कबीर जी जो थे ना, वो ऐसा नहीं सिर्फ हिंदू धर्म के ऊपर ही वो व्यंग कसते थे कि हिंदू धर्म के ही रीति रिवाज को वो ठुकराते थे, नहीं, वो ये भी कहते थे कि हमें मस्जिद में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है ना, वो ये भी कहते थे। ठीक है, वो मस्जिद की नमाज का, रोज़ों का, इन सब का विरोध भी करते थे कि हमें रोज़े नहीं रखने चाहिए, हमें व्रत नहीं करने चाहिए। वो उन दोनों का ही विरोध करते थे, मेनली सिर्फ सनातन धर्म का विरोध नहीं करते थे। ठीक है ना, अब देखो इसका भावार्थ क्या हो गया। देखो कवि कहते हैं कि हे साधक, तू मुझे मतलब कि ईश्वर को बाहर क्यों ढूंढता है, मैं तो तेरे पास में हूँ, मैं तो तेरे मन में हूँ, ना मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में हूँ, ना हूँ काबे कैलाश में, बल्कि मैं तेरे हृदय में विद्यमान हूँ। ये कबीर कहते थे। इसकी विशेषता देखो, आप पढ़ लेना। देखो आपको समझ में आया अच्छे से, मैंने आपको एकदम बहुत ज़्यादा एकदम देखो आपको मैंने बहुत ज़्यादा इसी तरीके से मैंने आपको समझाया, बहुत अच्छे से आपको सब कुछ अर्थ एकदम लिखा है, ताकि आपको सब कुछ आसानी से समझ में आए और आप अपने पेपर में आप अच्छा खासा स्कोर करो। अब देखो दूसरा आ गया आंतरिक साधना और अनुभव का बल। देखो कबीर भारी आडंबर, दिखावे और कर्म कांडों का विरोध करते थे। उनका मानना है कि सच्ची भक्ति मन की शुद्धता और आत्मानुभूति होती है। देखो उनका दोहरा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। देखो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। देखो कितना ज़्यादा मैंने सिंपल आपके लिए दोहरा लिया ताकि आप इसे आराम से याद कर दो। देने को तो बहुत ज़्यादा कठिन हार्ड दोहरे थे, पर मैंने नहीं लिया, क्या फ़ायदा आप अच्छे से याद नहीं कर पाओ, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा इजी दोहरे लिए हैं। ठीक है, आप इसे आराम से याद कर लोगे। देखो क्या है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाए, मन ही की पर तीत। देखो इसका भावार्थ क्या हुआ, यदि मन कमज़ोर है तो हार निश्चित है। अगर हमारा मन कमज़ोर है ना तो हम पक्का ही हारेंगे। और यदि हमारा जो मन है तुरंत एकदम शक्तिशाली, एकदम खड़ा हुआ है ना, तो हम पक्का ही जीतेंगे। कबीर कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति भारी साधना से नहीं बल्कि मन में शुद्ध और श्रद्धा से विकसित होती है। भारी साधना से हमें ईश्वर की भक्ति प्राप्त नहीं होने वाली, हमारा आंतरिक मन हमारा शुद्ध होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए। देखो प्रेम और समर्पण की भक्ति। देखो कबीर के अनुसार भक्ति का मूल तत्व प्रेम है। क्या है, प्रेम है। बिना प्रेम के भक्ति अधूरी है। प्रेम ही ईश्वर की क्या है, प्रेम ही ईश्वर से क्या है हमको मिलाता है। दाई आंखें प्रेम का, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए, प्रेम बिना जो पढ़े किताब, सो ढाई अखबार खोए, जो ढाई अखर खोए। देखो इसका भावार्थ क्या हुआ, कहते हैं कि प्रेम 2.5 अक्षर को जिसने जान लिया वही सच्चा ज्ञानी है। प्रेम के बिना शास्त्र का अध्ययन भी व्यर्थ है। अगर हम प्रेम का मतलब नहीं जानते हैं, उसका अर्थ नहीं समझते हैं, तो हम कितने भी शास्त्र पढ़ लें, इन सबका ज्ञान क्या है, व्यर्थ है हमारे लिए। देखो विशेषता क्या है, भक्ति का मूल्य क्या है, प्रेम और समर्पण। ईश्वर को पाने के लिए क्या है, हमें अहंकार को त्यागना होगा। क्या है, हमें अहंकार को त्यागना होगा। अब देखो यहाँ पर एक और है, पाखंड कर्मकांड, ये रहा एक समानता और मानवता। देखो ये आप यहाँ से पढ़ लेना, मैंने आपको 3 पढ़ा दिए, इसी तरह से ये है, इसका अर्थ भावार्थ सब इसके अंदर लिखा है। ठीक है ना, पाखंड और कर्मकांड ये आप पढ़ लेना। ठीक है ना, सरल और लोक भाषा। देखो
आप ये यहाँ से रीड कर लेना। अब देखो कबीर की भक्ति की प्रमुख विशेषता क्या है ये आपको बता देता हूँ। देखो ये आपको फ्लो चार्ट इस तरह आपको बनाकर आना है, ठीक है ना, इसलिए मैंने आपको फ्लो चार्ट दे रखा है, ठीक है। ये इसका निष्कर्ष है, आपको रीड कर लेना। निष्कर्ष में वही जो हम लोग पढ़ा है उसका ही क्या है, समरी लिख रखी है। अगर आपको ये नोट चाहिए तो आपको फटाफट सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करके आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो नोट्स, मैं आपको कमेंट दे दूंगा, सॉरी नोट्स दे दूंगा। देखो कबीर की भक्ति भावना, देखो कबीरदास जी निर्गुण भक्ति के महान संत थे। आपको बता दें कवि उनकी भक्ति भावना में मानवता, प्रेम और समानता, सत्य पर आधारित थी। वह किसी कर्मकांड, जाति पाति और ब्रह्मचर्य को नहीं मानते थे। कबीर के अनुसार सच्ची भक्ति वही है जिसमें हृदय में प्रेम हो, वाणी में सत्य हो और जीवन में साधना हो। देखो कबीर की भक्ति भावना के प्रमुख आयाम कौन से थे, ये सारे आपको यहाँ पे मैंने और आपको दोहरे दे रखे हैं, आपको यहाँ से पढ़ते हैं। और देखो एक बात और, गुरु गोविंद धो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। देखो जो कबीर जो थी ना, कबीर जी गुरु को बहुत महान स्थान प्रदान करते थे। गुरु का मानना, जो हमारे कबीर जी थे ना, उनका मानना था गुरु से बड़ा कोई भी नहीं है। अगर हमारे सामने गुरु खड़े होंगे और भगवान खड़े होंगे ना, तो मैं सबसे पहले गुरु के पैर छूंगा। ये सब कबीर जी का ही कहना था। कबीर जी जो थे ना, वो गुरु को बहुत मानते थे। उनका मानना था कि जो जो गुरु जी होते हैं, जो गुरु होते हैं ना, वो ही हमारे सामने से अंधकार, अज्ञानता का अंधकार हटाकर, बुराई का क्या है, अंधकार हटाता है, या अज्ञानता का अंधकार हटाकर ज्ञान का प्रकाश लाता है, अच्छाई का प्रकाश लाता है। कौन? गुरु ही हमें शिक्षा देता है, वही हमको सबको सिखाते हैं। तो गुरु से बड़ा कोई नहीं है, ये हमारे कबीर जी का क्या था, मानना था, ठीक है। अब देखो कबीर की भक्ति भावना, देखो कबीर की भक्ति भावना निर्गुण थी, निराकार थी और सर्वव्यापी ईश्वर पर आधारित थी। वह किसी धर्म, मजहब और ग्रंथ का क्या है, विरोध तक सीमित नहीं थे, ठीक है ना। वह प्रेम, दया और करुणा और क्षमा को सच्ची भक्ति मानते थे। उनका मानना था जिस इंसान के अंदर प्रेम हो, दया हो, करुणा हो और वो किसी को भी क्षमा कर सकता हो, तो वही सच्चा क्या है, भक्त है। कबीर की भक्ति लोक मंगल की भावना में ओतप्रोत है। उनकी भक्ति अभिव्यक्त अनुभव और आत्मानुभव पर आधारित है, ना कि कर्मकांड पर, ठीक है। अब देखो कबीर की भक्ति भावना पर सार, देखो ये आपको यहाँ से रीड कर लेना है, ठीक है। जो मैंने ऊपर पढ़ा है वही सब और कुछ भी नहीं है। अब देखो कबीर की भाषा प्रकाश डालते, कबीर की भाषा कैसी थी, देखो कबीर की भाषा सरल और सहज और जनमानस की भाषा थी। उन्होंने लोक भाषा में अपनी बात कही है, ताकि क्या कहते हैं, जनता उनके विचारों को से समझ ले, ठीक है। देखो कबीर की भाषा शैली, ये आपको फ्लो चार्ट बना के आना है। इस फ्लो चार्ट का यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। कबीर की भाषा साधु भाषा थी। मैंने आपको देखो अभी विकास यात्रा में पढ़ा था, साधु भाषा क्या है, जिस भाषा में साधु लोग क्या है, अपना लोकगीत, लोक मंगल ये सब लिखते हैं, साहित्य लिखते हैं, ग्रंथ लिखते हैं, इसे ही साधु भाषा कहा जाता है, ठीक है ना। संतों की अवधारणा लोक भाषा, ब्रज भाषा थी उनकी, राजस्थानी भाषा, पंजाबी और फारसी में भी उन्हें अपने लिखे थे, और पूर्वी हिंदी में भी, और क्या अवधी में भी। ये सब क्या है, कबीर की भाषाएं थी और उनकी भाषा बहुत सरल थी, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसका हमें बताना है रीतकालीन कविता की समानता प्रवृत्ति पर विचार रखो। रीतकालीन में कविता हमें बताना, जो रीतकाल था ना, उस समय कविता कैसे लिखी जाती थी, हमें इसके बारे में मेनली बताना है, ठीक है। देखो जो हमारा रीत मुक्त कवि की वाणी अकल, देखो रीतकाल की हमें बतानी है, रीतकाल में कविता कैसे लिखी जाती थी। देखो हिंदी साहित्य का रीतकाल लगभग सन 1665 से 1850 तक माना जाता है। 1650 से लेकर 1850 तक यह काल मुख्यतः दरबारी जीवन और श्रृंगार की भावना का काव्य था। देखो समय श्रृंगार की बहुत ज़्यादा प्रधानता थी। देखो रीतकालीन कविता की समान प्रवृत्ति पहले हम पढ़ते हैं। पहला हमारे इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता। देखो रीतकालीन कविता में सबसे प्रमुख जो थी प्रवृत्ति थी ना, वो श्रृंगार रस की थी। इसमें संयोग और वियोग दोनों ही रूप का वर्णन किया जाता था। इसमें दिखाया जाता था कि नायिका के सौंदर्य अंग प्रत्येक श्रृंगार, प्रेम की चेष्टा और मिलन विरह की पीड़ा और आदि का अत्यंत सूक्ष्म और कलाकार चित्रण दिखाया जाता है। देखो श्रृंगार वर्णन में शारीरिक सौंदर्य का अधिक बल दिया जाता है। देखो रीतकाल में क्या है, श्रृंगार रस की प्रधानता थी। इस समय एक नायिका को श्रृंगार करते हुए दिखाया जाता था, उसके श्रृंगार की विशेषता बताई जाती थी, और कैसे एक नायिका अपने क्या है, नायक से मिलने के लिए क्या है, किस तरह विरह में किस तरह विरह की पीड़ा में जीती थी, ये सब बताया जाता था। फिर है नायिका भेद का वर्णन। देखो रीतकालीन कविता में नायिका के भेद का विस्तार वर्णन किया गया है। मध्यम प्रोणा तथा इसमें बताया गया व्यवहार, मन, स्थिति आदि का चित्रण करा गया है। इसमें उस समय के समाज में फैली नारी संबंधित धारणाओं और कल्पनाओं का ज्ञान मिलता है। अब तीसरा है हमारा अलंकारों का प्रयोग। देखो रीतकाल में अलंकारों का बहुत प्रयोग होता था।
फिर हमारा है रीत ग्रंथों की परंपरा। देखो इस काल में काव्य शास्त्र में संबंधित ग्रंथों की रचना बहुत हुई थी। कवियों ने काव्य रचना के नियमों को, रस, अलंकार, गुण, दोष, छंद और नायिका भेद का क्या है आदि का उल्लेख किया है। अब देखो दरबारी पावर्ती। देखो रीत काल में कविता जो हमारे कविता मुख्य थे ना राज दरबार में रची गई राज दरबार में रची जाती थी। कवि राजाओं और समंताओं देखो जो कवि थे ना वो राजाओं की क्या है प्रसन्नता के बारे में सब कुछ लिखते थे। वो राजाओं के दरबार में रहते थे और क्या है राजाओं को खुश करने के लिए क्या है उनके ही वीर गाथा लिखते रहते थे। फिर हमारा भाषा की विशेषता देखो हरित काल में कविता की मुख्य भाषा ब्रज भाषा थी। भाषा का संस्कृत का गहरा प्रभाव पड़ा। इसके तत्पश्चात क्या है भाषा का प्रयोग अधिक हुआ। काव्य में मधुर, कोमल और ललित और अंकालित अलंकारी माना जाता है। रीत काल में रीत वृद्ध कवियों की भाषा और अधिक पावर्ती स्त्री। देखो रीत काल में एक हमारे रीत मुक्त थे, एक हमारे रीत वृद्ध थे, ठीक है ना। अभी हम इसमें पढ़ेंगे। अब देखो छंद का विविध प्रयोग। देखो रीत काल में छंद का प्रयोग हुआ। प्रकृति वर्णन की प्रवृत्ति। देखो रीत काल में क्या है श्रृंगार की अनुभूति को प्रकट करने के लिए प्रकृति का सुंदर वर्णन किया जाता था, ठीक है ना। अब देखो रीत काल की कवियों की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। उपन्यास, वीर रस का निर्माण करा इन्होंने। काल चेतना, नारी की प्रति दृष्टिकोण और परमाणुखारिता। निष्कर्ष आपको पढ़ने जो हमने वो पढ़ा है वही आपको लिखना है। अब देखो हमारा क्वेश्चन आ गया ये रीतकालीन कविता की समान प्रवृत्ति की परीक्षा दीजिए। देखो सेम क्वेश्चन है। इसके अंदर देखो 3 चीज़ आई हैं। देखो उस समय रीतकालीन का वर्णन 3 प्रमुख चीज़ों में करा जाता था। पहला हमारा देखो मैंने कहा था ना आपको पढ़ाऊंगा रीतिवत कवि और हमारे रीति सिद्ध कवि और हमारे रीतिमुक्त कवि। देखो रीतिवत कवि वह कवि होते थे वह जो शास्त्रों के नियम लिखे गए ना पूर्ण उन्हीं तरह को लिखते थे, वो कुछ भी चेंज नहीं करते थे, ठीक है ना। इन्हें रीतिवत कवि कहते थे। इसके प्रमुख कवि कौन थे हमारे केशवदास और मीतीराम, ये सब हमारे क्या थे भूषण, ये सब और हमारे खंगनंदा, ये सब क्या थे हमारे रीतिकाल की रीतिबद्ध कवि थे, ठीक है ना। जो भी उपन्यास हमारे नियमों में लिखा गया है हमारे शास्त्रों में उसको बिल्कुल चेंज नहीं करना है, वैसे ही लिखना है। फिर हमारे रीति सिद्ध कवि आ गए। देखो इन कवियों की काव्य शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया और उनका प्रयोग किया, परंतु यह शास्त्र में दास ना होकर भावों की अव्यक्त स्वीकार अभिव्यक्त में अधिक विश्वास रखते हैं। इनमें रीति और भाव का सुंदर समन्वय मिलता है। तो इसमें रीति सिद्ध काव्य देखो हमारे रीति मुक्त आ गए। इसमें क्या था रीति मुक्त में इन कवियों ने काव्य शास्त्र की क्या कहता एक मिनट हाँ बंधनात्मक परंपराओं को नहीं माना और उन्होंने क्या है इनकी कवियों में भाव प्रमुख स्वच्छंद और क्या कहता है आत्मानुभूति पर आधारित थी। इनों क्या है रीति मुक्त कवियों ने क्या है अपने स्वतंत्र होकर क्या है अपनी सारी कहानी, साहित्य, लोकगीत ये सब लिखे थे, ठीक है। अब देखो रीतकाल की कविता के देखो श्रृंगार की प्रवृत्ति, न्यायिका का भेद, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या है इसमें हमको बताना है उपन्यास के विकास के चारों चरणों का विस्तार से वर्णन। देखो उपन्यास इस हमें चारों चरणों का विकास से वर्णन करना है। उपन्यास का हमें मेनली बताना है। इसमें उपन्यास का क्या है विकास कैसे हो। देखो उपन्यास गद्य साहित्य की एक वह विद्या है जिसमें मनुष्य के जीवन, समाज और विचारों और भावनाओं का संघर्षों का क्या है परिवेश को व्यापक और सजीव और क्रमबद्ध चित्रण किया जाता है। मतलब कि व्यापक एक बहुत बड़े रूप में, ठीक है ना। कोई कम कंटेंट नहीं होगा, बहुत सारा कंटेंट होगा। सजीव और क्रमबद्ध सीरियल वाइज तरीके से करे जाएंगे और एकदम जीवित चित्रण जो पढ़ने पर लगे कि ये सब घटना हमारे सामने घट रही है, इस तरह इसे ही कहते हैं उपन्यास। हिंदी में उपन्यास विद्या का विकास क्रमश हुआ और इसमें समाज के बदलाव और देखो धीरे धीरे क्या है इसका विकास हुआ। स्टार्टिंग में तो इतना ज़्यादा क्या है चेंज नहीं दिखा, पर धीरे धीरे क्या है हमारे उपन्यास जो है ना बहुत ज़्यादा बदलते गए। देखो पहला हमारा आता है प्रेमचंद्र पूर्व काल। इस समय क्या था हिंदी उपन्यास का, इस समय क्या है प्रेमचंद्र से पहले का समय था, ठीक है ना। देखो इस समय क्या था हिंदी उपन्यास का प्रारंभिक और प्रयोगिता दौर था। देखो इस समय क्या हिंदी जो हमारा हिंदी उपन्यास था ना वो स्टार्ट ही हो रहा था, ठीक है ना, प्रारंभिक दौर था इसमें। और ये क्या है हमारे प्रेमचंद्र से पहले का समय है। फिर हमारा है समाज सुधार और नैतिक शिक्षा पे आदर्शवाद बल देना। देखो समय क्या है हमारे समाज सुधार और नैतिक शिक्षा बल दिया जाता है हमारे उपन्यास में, ठीक है। ऐतिहासिक उपन्यासों की अधिकतम भाषा सरल और खड़ी बोली का विकास होता था इसके अंदर, ठीक है। ये सब इसके अंदर है हमारा क्या है प्रेमचंद से पहले का। देखो इसकी विषय क्या है समाज सुधार और स्त्री शिक्षा पर दिया जाता है। इसका प्रमुख लेखन कौन है इसके हमारे लाला श्रीनिवास दास हैं जिन्हें परीक्षा गुरु लिखी। ये सब यहाँ से आप रीड कर लेना, ठीक है। हमारे जो है लेखक के नाम पेपर में आपको नहीं लिखना है, बस आपको अपने नॉलेज से रीड करना तो करो नहीं तो मत करो। प्रमुख विशेषता कर लेना, ट्रिपे जरूर कर लेना। देखो फिर हमारा आ गया प्रेमचंद्र काल। प्रेमचंद्र के समय ये हमारा 1800 से 1936 से चला। इस समय हिंदी का क्या है हिंदी का इस समय ना
उपन्यास का स्वर्ण काल माना जाने लगा। क्या माना जाएगा? स्वर्ण काल। इस समय सामाजिक यथार्थ और सजीव चित्रण और किसानों मजदूर और स्त्रियों और मध्यम वर्ग की दलित जीवन की क्या समस्याओं को क्या है समस्याओं को उठाने लगे उपन्यास में, ठीक है ना। भाषा और इस समय की भाषा सरल और सहज होती थी। इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी? गरीब और शोषण और अन्याय समाजवाद जिम्मेदारी को उठाना, किसानों की दयनीय स्थिति को दिखाना और स्त्रियों की दुर्दशा और उनके अधिकारों को बताना और सामाजिक कुरीति और सुधार करना। प्रमुख लेखक की कृतिका कौन कौन से? प्रेमचंद की हमारी है सेवा सदन हो गए हमारे, प्रेम श्रम हो गया हमारा, और हमारा रंगभूमि हो गया हमारा, कर्म भूमि हो गया, गोदना हो गया और निर्मला और गवन आदि। अब देखो हमारा आगे प्रेमचंद्र काल, प्रेम दौत्य काल क्या है हमारे? प्रेमचंद्र के बाद का काल, ठीक है ना। इसमें क्या था? देखो इस काल में उपन्यास को मनोवैज्ञानिक प्रकृति, देखो इस समय क्या हमारा जो उपन्यास था ना, इसमें मनोवैज्ञानिक चीज़ें आने लगी। प्रेमचंद्र काल में क्या था? इसके अंदर स्त्री के संवेदना, श्रम को, मजदूरों को, सबको दिखाया जाता था। पर हमारा प्रेमचंद्र दौत्य काल में क्या है? हमारे इस काल में क्या है? उपन्यास में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति और प्रयोगशाला प्रवृत्ति का विकास होता। कविता में अत्यंत उसकी क्या है कोठाओं और मानसिक संघर्षों का चित्र दिखाया जाता है, वर्ग संघर्ष दिखाया जाता है ना, और सामाजिक विचार का प्रभाव दिखाई देता है, और शिल्प और समाज की विविधता दिखाई देती है हमारी किसमें? हमारी प्रेम दौत्य काल में। इन सब पे क्या उपन्यास लिखे जाते थे। प्रमुख विशेषता क्या थी? व्यक्ति का आत्मन और मनोवैज्ञानिक संघर्ष दिखाया जाता था। मतलब कि जो व्यक्ति के अंदर की चीज़, उसकी भावनाएं, उसका मनोवैज्ञानिक, उसका इमोशन कैसा चल रहा है, ये सबको दिखाया जाता था हमारे उपन्यास में। फिर हमारा स्वतंत्र युद्ध काल आता, मतलब कि हमारे स्वतंत्रता के बाद 1947 का। देखो इसमें क्या है? स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज में आए बदलाव का व्यापक चित्रण है। ये सब आपको यहाँ से पढ़ लेना है, ठीक है, और कुछ नहीं है। हमारा अगला प्रश्न, भक्ति का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उनकी कविता की विशेषता लिखी। देखो हमें इसके अंदर रैदास जी के बारे में बताना है। देखो अगर आपने कबीर जी के बारे में अच्छे से पढ़ लिया तो रैदास जी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि देखो जो कबीर जी की जिस तरह भक्ति भावना थी, जिस तरह उनके विचार थे, इसी तरह से हमारे रैदास जी की भक्ति भावना और इस तरह ही उनके विचार थे। देखो एक बात और मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप खुद पढ़ लेना, ये आपसे हो जाएगा। देखो जो मैंने अभी आपको ये सब पढ़ा है ना, उस सब का देखो यहाँ पे एकदम संक्षिप्त में क्या है आपको ऐसा लिख रखा है। जो मैंने अभी ऊपर पढ़ा है ना, वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या है? आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख के दिया है कि अगर आप मेट्रो में या फिर आप एग्जाम से कुछ समय पहले अगर आप इस वीडियो को PDF को पढ़ोगे ना, तो ये सब पढ़ के क्या है आपका पूरा सब कुछ मेमोराइज हो जाएगा। आपको इतना सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एग्ज़ाम से पहले ये पढ़ोगे, अपने एग्जाम रूम के बाहर खड़े होगे तो आपको सब कुछ मेमोराइज हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ ये, क्योंकि जो मैंने आपको पढ़ाया है वही सब रहा क्या है यहाँ पे संक्षिप्त में लिखा है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसलिए, ठीक है ना। आप ये मत समझना कि सर जी छुड़वा रहा है पढ़ाते पढ़ाते, मैं कुछ भी नहीं छुड़वा रहा हूँ, सब कुछ आपको पढ़ाया है, ठीक है। अब देखो इसमें हमें बताना है रैदास की भक्ति भावना का स्वरूप। देखो मैंने आपको बताया ना, अगर आपने कबीर जी के बारे में सब समझ लिया तो उसके बारे में इनके बारे में भी सब समझ लोगे। देखो जो हमारे रैदास जो हमारे संत रैदास है, इन्हें रविदास हिंदी साहित्य के निर्गुण कवि भक्ति धारा के क्या है प्रमुख संत कवि माने जाते हैं। देखो निर्गुण, ये भी निर्गुण भक्ति को मानते थे। निर्गुण भक्ति मतलब वह भक्ति होती है जिसमें भगवान का कोई रूप नहीं होता है। ये कवि मानते हैं कि भगवान निर्गुण है, इनका कोई रूप नहीं है, इनकी कोई रूप आकार नहीं है, ना ही भगवान किसी मूर्ति में, किसी प्रतिमा में, मंदिर में, मस्जिद में, है ना, हमारा जो भी हमारे दरगाह हो गई यहाँ पे बसते हैं। इन सब में भगवान नहीं है। भगवान जो है एक सच्चे मन में बसता है, एक ऐसे मन में जिसके अंदर कोई भी निस्वार्थ ना हो, प्रेम कोई भी ऊंच नीच जाति पाति का कोई विरोध ना, ऊंच नीच जाति पाति ना करता हो, और क्या है मन के अंदर ईमानदारी हो, दूसरों को क्षमा करने का भाव हो, वात्सल्य हो, इसी मन के अंदर क्या है हमारे भगवान बसते हैं, ठीक है। भगवान को अपने अंदर ढूंढने की जरूरत है, ना कि इधर उधर। ये सब क्या है हमारे निर्गुण भक्ति के हमारे जो कवि हैं मानते। देखो इनका जन्म 15वीं शताब्दी में वाराणसी में हुआ था। यह सब देखो वह समाज सुधारक संत, देखो वह ना उन्होंने क्या है समाज को सुधारने का काम करा था, ठीक है ना। और देखो उन्होंने अपने जीवन में काव्यों के माध्यम से क्या प्रेम, समानता, भाईचारा और ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति का संदेश देता। उनकी रचनाएं धार्मिक आडंबरों का विरोध करती थी। देखो उनकी जो रचनाएं थी ना, वो भी कबीर जी की तरह क्या भारी आडंबर जो हो गए ना, उनका विरोध करती थी, जाति पाति का निष्पादन करती थी, तथा मनुष्य के लिए क्या है समान समान्य का भाव स्पष्ट करती थी। उनकी वाणी क्या है आज भी प्रेम और
सद्भाव और नैतिक जीवन की क्या प्रेरणा देती है हमारे रैदास जी की। देखो रैदास जी भी से भारी आडंबरों को नहीं मानते थे। तिलक लगाना, माला पढ़ना, दरगाह जाके चादर चढ़ाना, व्रत रखना, रोजे रखना, ये सब वो नहीं मानते थे। उनका बस एक ही मानना था, भगवान की भक्ति करनी तो अपने मन को शुद्ध रखना होगा। हमारा मन शुद्ध नहीं होगा तो भगवान हमारी भक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे। बाकी हम कितना भी तिलक लगा लें, कितना भी हम व्रत रख लें, ये सब भारी आडंबर है, ये सब हम दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, ये सब सच्ची भक्ति नहीं है। ये इनका मानना हो सकता है। देखो ये इनका मानना था, मेरा मानना नहीं है। जो उन्होंने लिखा है मैं वही पढ़ा रहा हूँ आपको। देखो रैदास की साहित्य योगदान देखो, निर्गुण भक्ति धारा के वो महान कवि थे। हिंदी भक्ति साहित्य में उनकी उनकी नई दिशा प्रदान हुई और सामाजिक समानता को और मानवता को क्या है वो संदेश देते थे। वो समाज में समानता लाना चाहते थे, ऊंच नीच जाति पाति को खत्म करना चाहते थे और मानवता का संदेश उनके मौलिक अधिकारों का संदेश देते थे। जाति पाति और धार्मिक पाखंडों का विरोध करते थे। लोक भाषा और साहित्य की क्या प्रतिष्ठा क्या, और उनकी वाणी आज भी क्या समाज को एक नई दिशा प्रदान कराती है। ठीक है ना। अब देखो रैदास की भक्ति का स्वरूप देखो, निर्गुण भक्ति थे। क्या थे वो? निर्गुण भक्ति थे। वो क्या है, रैदास जो है निर्गुण भक्ति के कवि थे। उनके अनुसार ईश्वर क्या निराकार हैं, सर्वव्यापी हैं, वे प्रत्येक जीव उनकी कंठ में विद्यमान हैं। फिर हमारा आ गया प्रेम मूलन भक्ति। उनकी क्या है, सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग प्रेम ही है। उनका मानना था कि प्रेम से ही ईश्वर मिलता है। फिर है पूर्ण समर्पण की भावना। देखो रैदास का मानना था कि भक्त को अपने अहंकार और लोभ और क्रोध और स्वार्थ का त्याग करके स्वयं को क्या पूरी तरह ईश्वर के चरणों में क्या समर्पित कर देना चाहिए। गुरु का महत्व देखो, रैदास भी जिस तरह कबीर जी गुरु को बहुत मानते थे, गुरु का महत्व बहुत मानते थे, इसी तरह रैदास जो थे वो भी गुरु के क्या है, रैदास ने गुरु के जीवन को क्या है मार्गदर्शन माना है। गुरु ही मनुष्य को है अज्ञान से ज्ञान की ओर लेके जाता है और ईश्वर की प्राप्ति कराता है। रैदास और कबीर जी की एक ही सेम थिंकिंग थी सारी। आडंबर और कर्मकांडों का अगर आप इन दोनों में से कोई एक याद कर लो, बाकी आप सारा बनावना के लिख देना। अगर आप रैदास का है तो आप रैदास लिख देना, कबीर जी का तो कबीर जी का नाम लिख देना, बाकी सबको सेम है। ठीक है। लोक मंगल की भावना थी। रैदास देखो लोक मंगल, रविदास जी का मानना ये नहीं था कि वो अपना भला चाहे, अपनी मोक्ष की प्राप्ति करें। वो चाहते थे कि सब समाज में जितने भी लोग रह रहे हैं सबको क्या है मोक्ष की प्राप्ति हो, सभी भगवान की भक्ति को प्राप्त करें। ठीक है ना। लोक मंगल देखो, लोक का मतलब होता है लोक, समूह, समाज, और मंगल का मतलब होता है कल्याण। तो सब पूरे समाज का कल्याण हो। देखो रैदास की भक्ति केवल व्यक्तिगत मोक्ष तक सीमित नहीं थी। वह एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे यहाँ सभी लोग सुख, शांति और सम्मान और अधिकारों के संग्रह है। ठीक है ना। नैतिक जीवन पर बल देखो, रैदास ने सत्य, दया और सेवा और करुणा, विनम्रता, ईमानदारी और सदाचार को सच्ची भक्ति का आधार माना है। ठीक है ना। यही हमारी क्या है सच्ची भक्ति। अगर दया, सेवा और करुणा और विनम्रता और ईमानदारी ये होगी हमारे अंदर तो ही क्या है हम सच्चे भक्त हैं। अब देखो रैदास के कुछ प्रसिद्ध पदों की पंक्ति यहाँ पे लिखी हुई है। मन चा तो कटौती में गंगा, मन मेला तो जगत में चंगा। अगर हमारा मन चंगा होगा तो क्या है, देखो जाति पाति और पूछे नहीं कोई, हरि को भजे हर कोई। देखो जाति पाति कोई नहीं पूछे, सब क्या हरि को भजते हैं। ठीक है। अब देखो रैदास की कविताओं की विशेषता कैसी थी? देखो उनकी जो कविता थी ना वो काफ़ी ज़्यादा सरल होती थी, सहज होती थी और प्रभावशाली भाषा में होती थी, ताकि क्या उनकी कविता के माध्यम से वो चाहते थे कि उनकी कविता के माध्यम से उनके लोक मंगल गानों के नाम गीतों से क्या है लोगों का हृदय परिवर्तन हो, वो सच्ची भक्ति की तरफ भागे। तो वो जो थे ना बहुत ज़्यादा सरल भाषा का यूज़ करते थे और सरल और सहज कविताएं लिखते थे। ठीक है ना। भक्ति की आध्यात्मिकता देखो, उनकी भक्ति का मुख्य जो विषय था ना वो ईश्वर की भक्ति, आत्मा और गुरु प्रेम अधिकतम चेतना थी। सामाजिक चेतना देखो, रैदास ने समाज में एक मिनट देखो रैदास ने हमारा आ गया सामाजिक समाज चेतना। रैदास ने समाज में व्यापक जाति पाति, छुआछूत और अन्याय को क्या है, अन्याय को, भाईचारे के और भेदभाव का विरोध किया है। और उनकी कविता में समाज सुधार की क्या है सशक्त माध्यम दिखाई देता है। देखो मानवतावादी दृष्टिकोण देखो, उनकी कविता में मानव प्रेम, समानता, करुणा और भाईचारा संदेश मिलता है। ये सही मनुष्य क्या है सही मनुष्य क्या है सामान्य बनाता है, सब एक मनुष्य को एक जैसा बनाता है। और लोक जीवन का चित्रण देखो, रैदास ने अपने अनुभव से लोक जीवन की विशेषताओं का सरल और शब्द रूप से व्यक्त किया है। भाव प्रबंधन की शैली देखो, उनकी रचना में भाव को गहराई से दिखाया जाता था। ठीक है। ये सब आपको यहाँ से क्या है रीड कर लेना। ठीक है। अब देखो रैदास की हमने पढ़ लिया, देखो निष्कर्ष आपको रीड कर लिया, जो हमने पढ़ा है वो सब यहाँ पर निष्कर्ष में है। अब देखो हमारा दूसरा आ गया, हमारा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या है हमको बिहारी जी के बारे में बता रहा है। जो बिहारी जी जो धोड़े लगते थे ना उनको गागर में सागर की उपलब्धि मिली हुई थी। क्या मिली थी? गागर में सागर। देखो गागर माने क्या होता है घड़ा। अब एक बात बताओ, एक घड़ा है, मान लो इतना बड़ा घड़ा है, मैं आपको घड़ा बना के दिखाता हूँ। ये घड़ा है, मान लो थोड़ा और बड़ा हो घड़ा ये, और ये सागर है। सागर तो आप जानते हो सागर कितना विशाल होता है भाई, बहुत विशाल सागर होता है, बहुत विशाल सागर है।
ये पूरा सागर का पानी इस घड़े के अंदर आ सकता है। मान लो घड़ा और इसे इस मल्टीप्लाई बाय 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स इतना बड़ा भी हो रहा है ना, तो भी इसके अंदर, इस गागर के अंदर, इस घड़े के अंदर हमारा जो सागर का पानी आ जाएगा, नहीं आ पाएगा। पर जो कबीर की धोरे हैं ना, उनको गागर में सागर कहा जाता है। मतलब कि उनके धोरे जो है ना, वो गागर में सागर के समान है। मतलब कि उनके जो धोरे हैं वो क्या है, गागर हैं, पर जो उनका अर्थ है वो क्या है, सागर है। उनके धोरे इतने छोटे छोटे होते थे, इतने छोटे छोटे होते थे, कई कई धोरे तो उनके 9 शब्दों में ख़त्म हो जाते थे, पर उनके जो अर्थ होते थे वो एक सागर के समान होते थे कि उन अगर उसका अर्थ लिखने चले तो हमारे लिए 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज भर जाएंगे। उसका इतना गहरा अर्थ और इतने बड़े बड़े उनके अर्थ होते थे। इसलिए बिहारी के धोरे को क्या है, गागर में सागर कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो, जो हमारे बिहारी लाल कवि हैं, उन्होंने अपने धोरों में अल्प शब्दों को गहन अर्थ को समर्पित, देखो समाहित किया है। देखो, उनके जो शब्द, धोरे के शब्द कैसे होते थे, अल्प होते थे, और उनके जो अर्थ होते थे काफ़ी ज़्यादा गहन होते थे। कैसे होते थे, काफ़ी ज़्यादा गहन, मतलब बड़े होते थे। ठीक है ना। अब देखो, उनके धोरे देखने में तो काफ़ी छोटे लगते थे। कैसे लगते थे, गागर के समान लगते थे। गागर मतलब एक घड़े के समान लगते थे, बहुत छोटे लगते थे। परंतु उनके जो भाव विचार और उनका जो सौंदर्य नीति और प्रेम भक्ति और जीवन दर्शन का जो अपार सागर होता था ना, वो किसके समान होता था, सागर के समान होता था। इतना बड़ा अर्थ होता था कि कहीं इसी कारण क्या है, इसी कारण कहा गया है कि बिहारी के धोरे गागर के सागर हैं। क्या है, गागर के सागर हैं बिहारी जी के धोरे। गागर में सागर, इसका आशय देखो आप कहाँ से पढ़ना है, बाकी और कुछ देखो। केवल 13 से 14 मात्राओं में उनके बहुत बड़े बड़े अर्थ होते थे। अब देखो, गागर में सागर होने के कारण पहला है अल्प शब्दों में गहन अर्थ। सबसे पहला है, उनके जो शब्द होते थे बहुत ज़्यादा अल्प, छोटे होते थे, और उनका अर्थ बहुत बड़ा होता था। जैसे लिखा है, नैने ही से नैना को, नैना ही सब बातें, नैना ही है प्रीत है, नैना से ही खात। इस छोटे से धोरे में नेत्रों के माध्यम से प्रेम, संवाद, मिलना, विरह और रोष सभी भावों को क्या है, व्यक्त किया गया है। इसे ही इसलिए कहा गया था गागर में सागर। संकेत में व्यापकता और बहुआयामी अर्थ। देखो, उनके हर एक मतलब, हर एक उनके अर्थ का, जो उनके जो क्या होते थे, उनके जो भी उनके वर्ड होते थे, उनका जो अर्थ होता था ना, वो बहुआयामी होता था। ठीक है ना। और क्या है, सूक्ष्म अनुभूति की उनके जो भी हमारे क्या है, एक मिनट, जितने उनके धोरे होते थे ना, बड़े छोटे लगते थे कि इसका क्या ही अर्थ होगा, पर जब अर्थ समझ में जाओ तो उसका अर्थ बहुत बड़ा था। देखो, बिहारी के धोरों की प्रमुख विशेषता, संक्षिप्तता। देखो, उनके जो धोरे होते थे वो कैसे, काफ़ी ज़्यादा क्या होते थे, संक्षिप्त होते थे। बिहारी के धोरे बहुत ज़्यादा छोटे होते थे, परंतु उनका जो अर्थ होता था काफ़ी ज़्यादा गहन होता था। वे अल्प शब्दों में भी व्यापक भावों को क्या है, व्यक्त कर देते थे। फिर है गहनता। धोरों में भावों की गहराई और उच्चता, उनकी जो धोरों में क्या कहते हैं, भावों की गहराई बहुत अधिक होती थी। काव्य चमत्कार। देखो, शब्द रचना और यक अनुपसर्ग और विरोध भाषा आदि अलंकारों द्वारा धोरों में क्या है, काव्य चमत्कार उत्पन्न होते थे। फिर है सूक्ष्म भाव चित्रण होते था। रीतिकालीन सौंदर्य, लोक जीवन जुड़ते थे। देखो, धोरों में क्या है, लोक जीवन की सरलता होती थी। भाषा की मधुरता। देखो, ब्रज भाषा का सार्स होता था, सरस होता था, और मधुमेह और मधुर, कोमल और पूर्वपूर्ण रूप बिहारी के धोरों में दिखता था। ठीक है, ये सब आपके यहाँ से पढ़ने हैं। अब देखो, अब देखो, हमसे यहाँ पे हमारा ये सब कंप्लीट हुआ। अब हमारी आ गई है स्टोरी। क्या आ गई हमारी, अब हम पढ़ेंगे स्टोरी को। देखो, पहले हमारी स्टोरी है, इसमें हमें बेटी की विदा के ऊपर पढ़ना है। क्या है, बेटी की विदा, कविता का सार लिखी। देखो, मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। बेटे की विदा के अंदर आपको क्या बता रहा है, बेटे की विदा के अंदर आपको बताना है कि जो कबीर है ना, वो बता रहा है कि जब एक बेटे की विदा होती है तो उस समय जो उसका पिता होता है, उसके मन पे क्या बीतती है, उसके परिवार पे क्या बीतती है, उस समय उसके परिवार क्या सोचता है। और ये जो पीड़ा है ना, ये एक परिवार या एक परिवार या एक पिता की नहीं होती। ये जो पीड़ा है ना, ये पूरे समाज के पिता की है और पूरे समाज के परिवार की है। ये पूरे समाज की समस्या होती है, पूरे समाज की पीड़ा होती है। अब बेटे की विदा में दुख भी होता है और खुशी भी होती है कि बेटी की शादी हो गई, बेटी एक नए घर में जा रही है, उसे एक नया परिवार मिला है। पर दुख भी होता है कि बेटी वहाँ खुश रहेगी, है ना। और खुद से, अपने से दूर जाने का क्या है, बेटी को क्या है, दुख होता है कि बेटी हमसे दूर जा रही है। यही क्या है, इस कविता के अंदर बताया गया कि बेटी की विदा के समय किस तरह माहौल रहता है, किस समय उसका जो पिता है वो क्या अपने अंदर सोच रहा होता है। वो सोचता है कि मैं जो है ना, मैं क्यों क्या कहता है, इस समाज की रीतियों को मानना हूँ। क्या है, वो बताता है कि मैं क्यों उस समाज की रीति को मान रहा हूँ, मैं क्यों इतना कमज़ोर हो गया हूँ, मैं इस बंधन को तोड़ क्यों नहीं देता, मैं अपनी बेटी को अपने पास रख क्यों नहीं लेता। वो कहता है कि क्यों ही हर बार बेटी की विदा होती है। वो कहता है कि बेटी की विदा क्यों होती है। देखो, अभी हमारा समाज इस लेवल पर पहुँच ही नहीं पाया है कि वो ये सोच सके कि बेटी की विदा क्यों होती है ना। हम बेटी को अपने पास क्यों रख सकते शादी के बाद। ठीक है।
अब देखो ये सब आने में बहुत टाइम लग जाएगा जब लोग ये ऐसा सोचेंगे और कुछ ऐसा होगा कि बेटे की विदाई क्यों होती है, बेटे की क्यों नहीं होती, हमें बेटे की विदाई क्यों करनी होती है। तो ये सब सोचना भाई बहुत टाइम लग जाएगा जो हमारा समाज है। देखो यही इस कहानी का क्या है, एक सार है, कंक्लूजन है। बाकी हम पढ़ते हैं। देखो बेटी की विदा कविता में रचनात्मक पंडित माखनलाल, देखो माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई है। वह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध कवि और क्या है, पत्रकार है, स्वतंत्रता सेनानी है और क्या है, मानववादी चिंतक थे। उनकी रचना में राष्ट्र प्रेम, देखो उनकी जो रचना में राष्ट्र प्रेम, मानवीय प्रेम, प्रकृति प्रेम और सामाजिक मूल्यों के क्या सुंदर चित्रण दिखाई देता है। देखो बेटी की विदा कविता में कवि ने विवाह के बाद बेटे की विदाई का अत्यंत भावुक और मानवीय क्षण का चित्रण किया है। यह कविता भारतीय परिवार, संस्कृति और माता पिता के स्नेह और बेटी के महत्व को क्या है, बहुत ही संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत करती है। कविता का सार देखो क्या है, मैंने आपको सार बता दिया है, तब भी देखो थोड़ा सा पढ़ देते। देखो इस कविता में कवि ने विवाह के बाद बेटे की विदाई का दृश्य बताया है। देखो मैंने आपको पूरा सार बता दिया है, आपको ये रीड कर लेना है, ठीक है ना। अब आते हैं हम कविता की प्रमुख विशेषता क्या है। देखो पहली है भावनापूर्ण चित्रण। विदाई के समय की मानवीय भावनाओं का अत्यंत क्या है, धार्मिक चित्रण दिखाया जाता है। पारिवारिक प्रेम, देखो माता पिता और बेटी के गहरे स्नेह और आत्मीय संबंधों को दिखाया जाता है। बेटा पुत्र क्या कहता है, जो पिता होता है वो बोलता है, समझता है कि अगर हमने इसकी विदाई कर दी तो क्या ये हमको भूल जाएगी, अभी हमारे सारे संबंध इसके संग खत्म हो गए। तो ये सब बताया गया है। भारतीय संस्कृति का चित्रण, देखो जो विवाह है, विवाह हो गया, विदाई हो गई, ये क्या हमारे जो भारतीय संस्कृति है ना, इसका बहुत ज़्यादा खूबसूरत चित्रण करता है, ठीक है ना। फिर है सरल और सहज भाषा। देखो कविता में भाषा सरल दिखाई गई है, सहज दिखाई गई है। करुणा रस के प्रधान, देखो इस पूरी कविता में करुणा रस की प्रमुख रूप को विद्यमान दिखाया गया है, जिससे क्या पाठक काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाता है। पाठक कौन, मैं पाठक हूँ क्योंकि मैं इसे पढ़ रहा हूँ, आप पाठक हो क्योंकि आप इसको पढ़ रहे हो। पाठक मतलब पढ़ने वाला, रीडर, ठीक है ना। फिर मानवीय संवेदना, देखो प्रेम, त्याग और ममता और अपनापन और जिम्मेदारी, सेवा और मानवीय मूल्यों का क्या है, सुंदर चित्रण क्या है, सामाजिक संदेश। कविता बेटियों के सम्मान और सामने अधिकार और उनके महत्व को स्वीकार करने की प्रेरणा देती है। और बेटी को सेतु के रूप में प्रस्तुत करना। बेटी दो परिवारों के बीच क्या है, प्रेम और विश्वास का सेतु होती है। देखो बेटी जो होती है ना, वो दो परिवार को जोड़ती है, उन दो परिवार को जोड़े रखने का काम करती है बेटी। इसलिए बेटियों है ना, और बेटियों को क्या है, सेतु कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि वो सेतु का काम भी करती हैं। देखो कविता में भारतीय संस्कृति को दिखाया गया है, ये आपको सार है, आपको पढ़ देना। देखो आपका बेटी की विदा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हमारे नेक्स्ट चैप्टर में इसमें बताना है बादल को घिरते देखा, कविता का प्रतिपादित लिखिए। देखो बादल को घिरते देखा के अंदर क्या है, देखो बादल को घिरते देखा हिंदी में प्रसिद्ध जो हमारे जन कवि हैं नागार्जुन की अत्यंत लोकप्रिय कविता है। इस कविता में कवि ने प्रकृति के सुंदर, सजीव और मनमोहक रूप का अत्यंत प्रभावशाली चित्रण किया है। विशेष रूप से हिमालय की पर्वतमालाओं और बादलों और वर्षा और झीलों, पेड़ पौधे और प्राकृतिक वातावरण को बड़े ही सजीव ढंग से प्रस्तुत किया है। यह कविता केवल प्रकृति का वर्णन नहीं करती है, बल्कि मनुष्य और प्रकृति के गहरे संबंध और जीवन के गति का क्या है, सौंदर्य बोध की क्या है, अभिव्यक्त करती है। देखो कविता का क्या सार है, प्रतिपादित करता है। देखो इस कविता का मुख्य जो प्रतिपाद है वो क्या है, प्रकृति का विराट और सुंदर और जीवित स्वरूप। जो प्रकृति है वो कितनी ज़्यादा विराट है, सुंदर है और उसका जीवित स्वरूप का चित्रण करना है। कविता में जो कवि ने अपने प्रत्यक्ष अनुभव का आधार पर हिमालय क्षेत्र में उमड़े घुमड़े बादलों और वर्षा और पर्वतों, झीलों और वन उपवनों को क्या है, प्राकृतिक दृश्य का अत्यंत सजीव व प्रभावशाली वर्णन किया है। कवि ने बादलों को केवल एक प्रकृति घटना के रूप में नहीं दिखाया है, बल्कि उन्होंने जीवन परिवर्तन, आशा और नवजीवन का प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। बादलों का आना प्रकृति में नई ऊर्जा और ताजगी और आनंद का संचार करता है। वर्षा के साथ धरती हरी भरी हो जाती है, नदियों में झरना पारिवारिक होने लगता है तथा समूचे वातावरण जीवित हो उठता है। कविता में हिमालय की ऊंची चोटी, बर्फ से ढके पर्वतों को क्या, घने जंगलों में शांत झीलों और वर्षा से घिरा वातावरण का अत्यंत सुंदर दिख रहा है। कवि प्रकृति के प्रत्येक दृश्य को बड़ी ही सूक्ष्मता से देख रहे हैं, बड़ी ही उत्साह से देख रहे हैं, खुश होकर देख रहे हैं और उसे सरल और प्रभावशाली चित्रण भाषा में प्रस्तुत करता है। इससे क्या है, इससे जो पाठक है, जो रीडर है, उसे स्वयं को उन प्रकृति दृश्यों के बीच उपस्थित होने का अनुभव लगता है।
कवि यह भी संकेत देते हैं कि प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील होती है, ये बदलती रहती है, कंटिन्यूस बदलती रहती है। बादलों का आना जाना, वर्षा होना, ऋतुओं का बदलना और प्रकृति का नया रूप धारण करना। प्रकृति में प्रेरणा जीवन प्रकृति से प्रेरणा लेकर जीवन में परिवर्तन को सहज रूप से स्वीकार करा जा सकता है। इस कविता में प्रकृति के प्रति गहरे प्रेम और स्वतंत्र बोध का क्या है, संवेदनाशील व्यक्त किया गया है। कविता का उद्देश्य केवल प्रकृति दृश्य का वर्णन नहीं है, बल्कि ये पाठक के मन में प्रकृति के प्रति प्रेम और सम्मान का संरक्षण की भावना दिखाती है। देखो, प्रकृति का सजीव चित्रण करा है, हिमालय की भव्य रूपरेखा का करा है, प्रकृति में जीवन का संबंध बताया है और चित्रकारी शैली बताई है। कविता पढ़ते समय पत्रिका दृश्य देखने का क्या समान सामने साकार हो उठता है। और क्या है, सरल और प्रभावशाली भाषा का यूज़ करा गया है और सौंदर्य बोध और मानवीय संवेदना। अब देखो, हमको पढ़ना है संपर्क भाषा हिंदी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखो, संपर्क भाषा मतलब होता है कम्युनिकेशन लैंग्वेज का। हिंदी हमारी कम्युनिकेशन, हमें संपर्क भाषा कम्युनिकेशन भाषा के रूप में हिंदी की क्या है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। देखो, संपर्क भाषा वह भाषा होती है। देखो, संपर्क भाषा देखो क्या भाषा होती है। देखो, मान लो यह है इंसान, एक मिनट, ये है इंसान ए, ठीक है ना, और इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम। ये है इंसान के, चलो इसको, हाँ, अरे यार चलो छोड़ो, ये है इंसान बी, ठीक है ना। अब देखो, ये जो बी है और ये जो ए है, इन दोनों की अलग अलग लैंग्वेज है। क्या है, अलग अलग लैंग्वेज, ठीक है ना। ये कोई दूसरी भाषा बोलता है, ये कोई दूसरी भाषा बोलता है। अब ये दोनों एक दूसरे टकराए, मान लो इन दोनों को बिजनेस करना है, ये बिजनेस के लिए टकराए, या इन दोनों को किसी और विषय पे बात करनी है। अब ये दोनों एक दूसरे से संचार नहीं कर सकते, संपर्क नहीं कर सकते, किसी विषय पे बात नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी बोली और इसकी बोली क्या है, अलग अलग है। पर इन्होंने देखा कि एक बोली कॉमन है जो ये भी समझ सकता है और जो ये भी समझ सकता है, वो क्या है, हमारी हिंदी है। हिंदी को ये भी समझ सकता है, बोल सकता है, ये भी समझ सकता है, बोल सकता है। तो इन्होंने हिंदी का सहारा लेकर एक दूसरे से संपर्क करा, बातचीत करी, तो इसे ही कहते हैं संपर्क भाषा। एक ऐसी भाषा जिसके माध्यम से दो अलग अलग बोली बोलने वाले इंसान जब एक दूसरे की बातें समझते हैं, बोलते हैं, संपर्क करते हैं, तो इसी भाषा को संपर्क भाषा कहते हैं। देखो, संपर्क भाषा वह भाषा होती है जिसके माध्यम से अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, जो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग होते हैं ना, आपस में संवाद करते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, उसे ही संपर्क भाषा कहते हैं। भारत जैसे बहुभाषी देश में, देखो भारत के अंदर भारत को बहुभाषी देश कहा जाता है, क्योंकि भारत के अंदर अलग अलग अनेक भाषा होती है, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, ठीक है ना। बहुभाषीय देश में हिंदी सबसे व्यापक और रूप से संपर्क भाषा का कार्य करती है। उत्तर मध्य और भारत में अनेक राज्यों में हिंदी बोली जाती है और समझी जाती है। इसके साथ ही अन्य राज्यों में लोग भी आपसी बातचीत, व्यापार हो गया, चाहे शिक्षा हो गया, चाहे पर्यटन हो गया, चाहे प्रशासन और संचार के लिए क्या है, हिंदी का प्रयोग करते हैं। हिंदी ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को जोड़ने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और रेडियो, टेलीविज़न और समाचार पत्र और सिनेमा, इंटरनेट और सोशल मीडिया के कारण हिंदी का प्रचार अधिक हुआ है। आज हिंदी केवल भारत की ही नहीं बल्कि अनेक देशों में बोली जाने वाली और समझी जाने वाली भाषा है। इस प्रकार हिंदी भारत की प्रमुख संपर्क भाषा है, जो राष्ट्रीय एकता, संस्कृति, समन्वय और आपसी संबंध को मजबूत करती है। इसके अंदर आपको एक चीज़ और ऐड करनी, जो हमारी हिंदी हमारी राजभाषा है, ठीक है। और राजभाषा क्यों है, आपको बता देना है। अब देखो, हमको बताना है प्रश्न 2 में, हमें कृष्ण भक्ति धारा का परिचय दीजिए। हमें कृष्ण भक्ति धारा के बारे में बताना है। जो कृष्ण भक्ति, देखो कृष्ण भक्ति मतलब कि हमें कृष्ण भक्ति के बारे में बताना है इसका, ठीक है ना। कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवि के बारे में बताना है। देखो, पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। कृष्ण भक्ति धारा हिंदी साहित्य की सगुण भक्ति शाखा की प्रमुख धारा है। सगुण भक्ति शाखा मतलब होता है कि वो कवि जो मानते हैं कि भगवान का एक रूपरेख होता है, भगवान ने इस कोख से जन्म लिया है, भगवान की ऐसी आकृति होती है, ये कद होता है, भगवान ये वस्त्र धारण करते हैं, भगवान ये आभूषण धारण करते हैं, भगवान इस आकृति के अंदर बसते हैं, भगवान मंदिर में बसते हैं, यही सब मानने वाले सगुण भक्ति कवि कहलाते हैं, ठीक है ना। तो कृष्ण भक्ति धारा साहित्य सगुण भक्ति शाखा की एक प्रमुख धारा है। इसमें भगवान श्री कृष्ण को प्रेम, भक्ति और पूर्ण समर्पण के साथ क्या है, आराध्य माना गया है, ठीक है ना। इस धारा का जो विकास है ना, प्रमुख वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु से प्रारंभ हुआ। कृष्ण भक्ति धारा में श्री कृष्ण के बाल रूप, ठीक है ना, बाल रूप के, किशोर रूप के और रासलील गोपियों के संग प्रेम, राधा कृष्ण दिव्यांग प्रेम तथा भक्ति के विविध रूपों को दिखाया गया है।
इस धारा में जो कवियों ने भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम और वात्सल्य और मधुमेह और भक्ति को अपनी रचना का मुख्य विषय बनाया है। इनकी भाषा सरल और मधुर और भावपूर्ण होती थी। ब्रज भाषा का जो हमारी ब्रज भाषा है, इसका व्यापक प्रयोग होने के कारण इनकी रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय हो गईं। इसके जो मुख्य कवि थे हमारे सूरदास थे। सूरदास ने कबीर जी जो हमारे सूरदास हो गए, उन्होंने कृष्ण जी के बाल लीलाओं का वर्णन करा है, ठीक है ना, बाल लीलाओं के बारे में बताया है, ठीक है। और उनसे क्या है, सखा भक्ति करिए। कैसी भक्ति करी? सखा भक्ति। सखा भक्ति वह भक्ति होती है जिसमें जो हमारा भक्त होता है ना, भगवान को अपना सखा मान के भक्ति करता है, ठीक है ना। क्या मान के भक्ति करता है? अपना दोस्त, अपना मित्र मान के भक्ति करता है। फिर हमारी मीराबाई हो गई। मीराबाई ने कृष्ण जी के संग कैसी भक्ति करी? प्रेम भक्ति करी। वो प्रेम जी को अपना सब कुछ मानती थी, अपना पति मानती थी। फिर हमारा नानदास हो गए, कुंभन दास हो गए और हमारे परमानंद दास हो गए, ठीक है ना। देखो, कृष्ण भक्ति धारा ने हिंदी साहित्य को भक्ति, प्रेम और मधुमेह और आध्यात्मिकता से समृद्ध किया है। इस धारा की रचना आज भी भारतीय संस्कृति और संस्कृति साहित्य की क्या है, अमूल्य धरोहर मानी जाती हैं। अब हमारा आगे हमें प्रकृतिवाद और प्रयोगवाद में संक्षिप्त टिप्पणी देखनी। देखो, प्रकृतिवाद हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण साहित्यिक धारा है जिसका उदय 1936 में हुआ था। प्रगतिशील लेखन संघ की स्थापना के साथ हुआ। इसका उद्देश्य था साहित्य को समाज की प्रकृति, साहित्य जो है ना, साहित्य को समाज की प्रकृति और परिवर्तन का साधन बनाना। इसका मुख्य उद्देश्य था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक जो हमारी विषमता है का विरोध करना और तथा उनको विरोध करना तथा घोषित पीड़ित और मेहनत कश वर्ग जो होगी ना, उनकी आवाज़ उठाना। देखो, प्रकृतिवाद में था जो हमारी आर्थिक और राजनीतिक और इन सब का विरोध करना था। और साथ में जो हमारे पीड़ित लोग हैं, जो हमारे क्या है, मेहनतकश लोग हैं, इन वर्गों का क्या है, इन वर्गों की आवाज़ उठाना था। विशेषता की थी यथार्थवाद, जन जीवन की समस्या को चित्रण मिलता है, सामाजिक चेतना और वर्ग संघर्ष की भावना मिलती है। इसमें संघर्ष सबने एक दूसरे की आवाज़ उठाकर संघर्ष करा। और क्या है, सास्यवाद से प्रभावित दृष्टिकोण और सरल और सजीव भाषा मिलती है। प्रमुख कवि कौन थे इसके? नागार्जुन, त्रिलोकचन, केदारनाथ, अग्रवाल, ये सब इससे क्या थे, प्रमुख कवि थे। अब देखो, महत्व क्या था प्रकृतिवाद में? हिंदी कविता को जन जीवन से जोड़ा और साहित्य और समाज को परिवर्तन की दिशा बनाया। अब देखो, प्रयोगवाद का उदय 1943 में हुआ था। प्रकृतिवाद 1936 में हुआ था। आपको याद रखना, ये 1943 में हुआ था। क्या ऐसा हुआ था? यह छायावाद की एक धारा है जिसमें कवियों ने कविताओं की भाषा, शैली और विषयों पर क्या है, अभिव्यक्त में नए प्रयोग किए। प्रमुख उद्देश्य था कविताओं में नई संवेदनाओं और आधुनिक जीवन भावों का व्यक्त करना था। विशेषता क्या थी? आत्मनिष्ठा और युगवाद और मनोविज्ञानशीलता और दृष्टि प्रत्येक वृद्धि और शिल्प और भाषा की नवीनता मिलती है। प्रमुख कवि कौन थे इसके? गिरिजा कुमार, मधुर और भारत भूषण अग्रवाल। फिर है महत्व, देखो, प्रयोगशाला में हिंदी कविता को नए रूप से, नई भाषा और नई संवेदनाओं से समृद्ध किया गया तथा आगे चलकर नई कविता की भूमिका तैयार की है, ठीक है ना। अब देखो, अब हम आगे हमारी एक नई कविता का संक्षिप्त टिप्पणी। देखो, इसके अंदर हमें क्या लिखना है? इसके अंदर हमें नई कविता का संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। देखो, जो नई कविता हिंदी साहित्य की स्वतंत्रता उत्तर काल की प्रमुख काव्यधारा है जिसका विकास जो होता था वो 1950 के दशक में हुआ था। मुख्य उद्देश्य देखो क्या था? जो हमारा आधुनिक मनुष्य, जो जटिल संवेदना है ना, जो हमारा आधुनिक मनुष्य, जो आधुनिक काल का मनुष्य है, उसकी जो जटिल जो संवेदनाएं हैं, जीवन की जो समस्याएं और यथार्थ की सच्चाई है को अभिव्यक्त करना। विशेषता कहती है यथार्थपरकता, व्यक्तिनिष्ठ अनुभव और शून्यबोध, अकेलापन और विराटता और संघर्ष की अनुभूति, ठीक है ना। प्रेम कवि। और देखो, आपको अगर आपको इसके PDF चाहिए तो आपको कमेंट कर देना, आपको वीडियो दे दूँगा। बाकी आप सब्सक्राइब करो। देखो, हम आगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, इसका तो हमें क्या बोला है, ये क्वेश्चन आपका आता है आई थिंक 8 नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं, 24 नंबर के, 10 नंबर के आते हैं, ठीक है ना। वैसे तो 8 नंबर के आता है आई थिंक। इस क्वेश्चन में आपको क्या एक पैरा दे देंगे, आपको निम्नलिखित पाठ्यांश जो हमारा दे रखा है इसकी प्रसंग व्याख्या करनी है, ठीक है ना। हमें इसका क्या है, इसकी हमें सब प्रसंग क्या है, व्याख्या करनी है इसकी, ठीक है ना, इस पैरा की। देखो, इसमें क्या है, देखो मैंने आपको यहाँ पर करवाए हैं। देखो, जैसे मैंने आपको ये बता रखा है, ये नहीं है कि एग्जाम में यही उठकर आ जाएगा, एग्जाम में चेंज भी होगा, पर मैं आपको इसको करने का तरीका बता रहा हूँ कि एग्जाम में चाहे कोई सा भी उठकर आ जाए, आप इस तरह से करके आओगे, आपको पूरा नंबर मिलेंगे। आपको इसका फॉर्मेट बता रहा हूँ। देखो, इसमें आपको इसका फॉर्मेट पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको लिखना है सप्रसंग के अंदर ये कविता, ये जो है ना, ये पैरा किस कविता से लिया गया है, ये आपको लिखना है क्या है इसके अंदर। फिर इसकी व्याख्या लिखनी होती है, इसमें कवि किस चीज़ के बारे में कह रहा है ये बताना होता है। फिर हमें इसका भावार्थ लिखना पड़ता है कि इसकी क्या क्या विशेषता है, ठीक है ना।
और इसकी काव्य सौंदर्य, कि इसकी भाषा कैसी थी, इसके संत कौन से थे, ये सब लिखना है, इसका रस कैसा था, फिर हमें इसका निष्कर्ष लिख देना है। ऐसे आपको देखो प्रसंग लिखना है, व्याख्या लिखनी है, आपको भावार्थ लिखना है, ठीक है, निष्कर्ष लिख देना है। आपको इस तरह से करना है। चलो पहला करके दिखाता हूँ आपको। पहले में क्या बोला है, देखो आपको पहला पढ़ना है, देखो ये थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। देखो, बिना देखे उपजे नहीं आरस जो दिसे दिसे सो होई बिनासा, भरत साई जो जापे नामू सो जोई केवल निष्काशा, पर चो रामू हरे जो कोई पारस पर से दुविधा ना होई, सो मुनि मन की दुविधा पाई बिनु दुआरे चरोके, मन का सुभाष सो कोई करे करता सोई अपने सोई करे सोई करता सोई सु अपने हरे। देखो पता लगता है रैदास से लिया गया है, रैदास की कविता से लिया गया है। देखो पढ़ते हैं, प्रस्तुत पद जो है ना वो संत रैदास की वाणी से लिया गया है। इसमें संत रैदास सच्ची भक्ति भावना और गुरु के महत्व की मन की शुद्धता तथा ईश्वर के मन श्रवण की धार्मिक महिमा का वर्णन करते हैं। कबीर कहता है कि केवल भारी भेष धारण करने से कोई सच्चा योगी नहीं बनता, कोई सच्चा भक्त नहीं बनता, कोई सच्चा पंडित नहीं बनता। वास्तविक योगी वही होता है जिससे मनुष्य के मन निर्मल हो और वह ईश्वर के प्रति क्या है, पूर्ण श्रद्धा व समर्पण रखता हो। व्याख्या क्या है, कवि कहते हैं कि बिना ईश्वर के सच्चे दर्शन और अनुभव के मन में वास्तविक ज्ञान और विश्वास उत्पन्न नहीं होता। संसार में जो कुछ दिखाई देता है वह ईश्वर, वह क्या है, वह नश्वर है। जो भी हमें दिखाई दे रहा है वो सब नश्वर है, वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ धोखा है, मोह है, माया है। और क्या कहते हैं, एक दिन क्या है, सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए मनुष्य को क्या है, नश्वर वस्तु से मोह नहीं करना चाहिए, नहीं करना पड़ता, उसे ईश्वर से मोह करना चाहिए। रैदास आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति सदाचार का पालन करते भगवान के भगवान के नाम का जाप करता है, वही वास्तविक और निष्काम योगी है, वही सच्चा भक्त प्रेमी है, ठीक है ना। सच्चा योगी वह नहीं है जो केवल साधु का भेष धारण कर लेता है, भगवा कपड़े, भगवा धोती, एक माला टीका लगा लिया, हना हाथ में कमंडल ले लिया और भाई भगवान का नाम जप रहा है। ये एक सच्चा योगी नहीं है, बल्कि वह है जो अपने मन को पवित्र रखता है और ईश्वर की सच्ची भक्ति करता है। कवि बताते हैं कि जिस व्यक्ति को भगवान का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है वह मन के सभी आशंका और भ्रम को क्या है, दूर कर देता है। रैदास आगे कहते हैं कि जिसने अपने मन की चंचलता और सुविधा का विजय प्राप्त कर लिया वही सच्चा ज्ञानी है, ठीक है ना। अब देखो अंत में कवि कहते हैं कि मन का स्वभाव चंचल होता है, ठीक है ना। ये सबको लिख देना, भावार्थ लिख देना है। देखो भावार्थ क्या है, इस बात का भाव, एक मिनट। अब देखो भावार्थ लिखना आपको। इस पद का जो भाव है ना, यह है कि मनुष्य को संसार में नश्वर और आकर्षण से दूर रहना चाहिए। देखो जो भी हमारा बेकार की जो भी हमारी बुराइयां से हमें दूर रहना चाहिए, ठीक है ना। और उसे भगवान की ईश्वर की सच्ची भक्ति करनी चाहिए। केवल भारी दिखावा नहीं करना चाहिए, वेशभूषा या धार्मिक आडंबरों से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। मन की शुद्धता हो, सदाचार और गुरु के मार्गदर्शन से ही भगवान की प्राप्ति होती है। काव्य सौंदर्य लिख देना। देखो भाषा सरल और सहज थी, शैली इसकी उपदेश और भावनात्मक थी, रस इसका शांत रस था और अलंकार लिख देना और विशेषता लिख देना कि मन की स्वतंत्रता और निष्काम की सब लिखवाया। देखो निष्कर्ष, देखो इस निष्कर्ष लिख देना है। जो भी आपने इसके अंदर पढ़ा वो सब आपको नीचे लिख देना कि ये कविता कहाँ, ये जो है प्रस कहाँ से लिया गया है, ये सब लाइनें इसमें क्या बोला है, कौन से कवि ने बोला है, ये सब आपको लिख देना है। अब देखो नीचे एक और आ गया दूसरा, इसके अंदर हमें क्या बोलना है, खामे मेरी इस हमको क्या बोलना है, मेरी भवादा हरो राधा नगरी सोए जन तन की झाई परे, श्याम हरित होती होए फिरी चीत अत ही रहते, टूटी लाज की लाव अंग अंग छवि घर में भाए सो भोरे नहीं भावे। देखो इसके अंदर क्या है, जो हमारे प्रस्तुत पद है ना वो रीतकालीन के प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल द्वारा रीत बिहारी सही से लिया गया है। इस पद में कवि ने राधा के सुंदर सौंदर्य और उनके दिव्य प्रभाव तथा श्री कृष्ण के प्रति उनके गहरे प्रेम का अत्यंत सुंदर चित्रण किया है। साथ ही में कवि ने राधा को अपने सांसारिक बांधाओं को दूर करने की प्रार्थना की। देखो व्याख्या क्या है, कवि सबसे पहले राधा से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि राधा आप मेरी संसार रूपी सभी बाधाओं को कष्ट को दूर कीजिए, आप अत्यंत कृपालु और कवि राधा को सौंदर्य का वर्णन करता है और कहते हैं कि जिस व्यक्ति के शरीर पर राधा की छाप भी पड़ जाए
उसका जीवन श्री कृष्ण के समान पवित्र हो जाएगा। इससे आपको लिखना है, भवार्थ लिखना है, ठीक है ना। निष्कर्ष लिख देना है आपको। यहाँ पे आपका ये खत्म होता है। ध्यान तीसरा दे रखा है, छोटी बड़ी कोई झील है अनेक, ये आपको पढ़ना है। रंगों पर रखा है ये जन कवि नागार्जुन की प्रसिद्ध कविता से बादल को घिरते देखकर से लिया गया है। आपको यहाँ से काव्य लिखना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे सप्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या लिखनी है, दूसरे नंबर पे भावार्थ लिखना है, फिर विशेषता या काव्य सौंदर्य लिख देना, निष्कर्ष लिख देना, खत्म आपको क्वेश्चन। देखो यहीं आपकी वीडियो खत्म होती है। बाकी अगर आपको किसी दूसरे की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको किसी दूसरे की वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, आपको वीडियो दे दूँगा। साथ में अगर आपको नोट्स चाहिए तो फटाफट सब्सक्राइब करो, मैं आपको नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है ना। ये सारे नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।